जय हिंद, नमस्कार। स्वागत आप सभी दोस्तों का आज के इस डायनेमिक क्लास में। दोस्तों डायनेमिक इसलिए क्योंकि ये फुल टेस्ट है। इसमें लिखित रूप से 100 क्वेश्चन और मौखिक रूप से 600 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। और आज का क्लास आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न आपके सामने है, इसको ध्यान से पढ़िए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड से संबंधित है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। आंसर सुनने से पहले आप अपना आंसर ट्रिक कीजिए अपने कॉपी पे। जब टेस्ट कंप्लीट हो जाए तो अपना नाम, अपना डिस्ट्रिक्ट, अपना स्कूल जरूर कमेंट करें, ठीक है। और जो मैं क्वेश्चन ड्यूरिंग सेशन पूछता हूं दोस्तों, जो सबसे बेस्ट आंसर करेंगे उनका नाम मैं अगले टेस्ट में उनकी फोटो के साथ अटैच करूंगा। ये सिर्फ और सिर्फ आप में एक कंपटीशन की भावना उत्पन्न करने की दृष्टिकोण से होगा। दोस्तों प्रत्येक क्वेश्चन में हम उसका डिटेल देख के चलेंगे जिससे कि आपका रिवीजन खूब अच्छे से हो जाए। और ये टेस्ट कंप्लीट होते होते आप कम से कम 600 प्रश्न पा जाएंगे। तो चलिए इसके डिटेल के ऊपर बात करते हैं। यहाँ पे आपसे प्रश्न अनुच्छेद 40 के बारे में जब पूछा जाए तो दोस्तों जो ग्राम पंचायत हैं उनके संगठन से संबंधित है अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 42 के बारे में प्रश्न बने तो दोस्तों जैसे मान लीजिए राज्य सरकार है तो वो न्याय संगत और मानवीय कार्य परिस्थितियों को सुनिश्चित करने और मातृत्व अवकाश प्रदान करने के लिए प्रावधान करेगी। मैं आपको सरल भाषा में समझाऊं, जैसे राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि अगर कोई मजदूर कहीं पे कार्य कर रहा है राज्य सरकार के अधीन या फिर कहीं प्राइवेट एंटिटी में, तो उसकी जो मानवीय परिस्थितियां हैं, ठीक है, वो बरकरार रहें। ऐसा नहीं कि उसको जानवरों की तरह पीटा जाए। वैसे तो जानवरों पे भी अत्याचार पॉसिबल नहीं है, लेकिन उसके साथ थोड़ा सा मानवीयता बरती जाए। और अगर कोई महिला जैसे वो प्रेग्नेंट है तो उनको अवकाश देने का प्रावधान करता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आपके दिमाग में अब ये छपा रहेगा। उसके बाद अनुच्छेद 48 के ऊपर बात करें तो दोस्तों राज्य सरकार अपने वहां कृषि में वैज्ञानिकी दृष्टिकोण को बढ़ावा देगी और जो पशुपालन है उसको बढ़ावा देगी। उसके बाद दोस्तों राज्य सरकार ये सुनिश्चित कर सकती है जो दुधारू नस्ल के पशु हैं, ठीक है, उनको संरक्षण प्रदान करने का। तो ये सब बातें आपको याद रखनी है। अब यहाँ पे देखिए जो इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और हो सकते हैं। देखिए यहाँ पे जितने आर्टिकल्स आपने देखा ये डीपीएसपी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। उसके बाद वर्तमान में जो गोवा है भारत का एकमात्र राज्य है जो पूर्णतः जहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है, ये भी याद रखना है। उत्तराखंड आजकल चर्चा में था कि उसको यूनिफॉर्म सिविल कोड मिला है, तो ये भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसका उद्देश्य सभी धर्मों नागरिकों के लिए विवाह, तलाक और उत्तराधिकार की समान कानून बनाना होता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड का अर्थ, ठीक है। तो इस तरह से आपने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लिए एक ही क्वेश्चन में। अगला प्रश्न देखिए आपसे क्या पूछा गया है। भारतीय अर्थव्यवस्था में जो रेपो रेट है इसका निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों बताइए, आपके सामने ऑप्शंस हैं। इसका दोस्तों राइट आंसर है आरबीआई, ठीक है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेपो रेट का निर्धारण करती है। रेपो रेट दोस्तों एक टूल है जिसका उपयोग करके आरबीआई मुद्रास्फीति को नियंत्रित करती है और जो अर्थव्यवस्था में विकास है उसको भी नियंत्रित करती है, ठीक है। तो अब रेपो रेट होता क्या है मैं आपको समझाऊंगा। उसके पहले जैसे यहाँ पे देखिए वित्त मंत्रालय के बारे में बात हो रही है, तो वर्तमान में जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण हैं और उन्होंने अपना लगातार 9वीं बार बजट पेश किया है और इस बार का बजट रविवार को आया है, ठीक है, इतिहास में पहली बार, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। अब नीति आयोग के ऊपर अगर प्रश्न बने तो दोस्तों वर्तमान में जो नीति आयोग है वो थिंक टैंक का काम करती है, ठीक है, ऐसे प्रश्न बने हैं। उसके बाद आपसे नीति का फुल फॉर्म पूछे तो दोस्तों इसका फुल फॉर्म क्या है आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। नीति आयोग ने किसका स्थान लिया? तो दोस्तों प्लानिंग कमीशन का स्थान इसने लिया था 1 जनवरी 2015 को, ये भी याद रखना है। अब भारतीय स्टेट बैंक के बारे में प्रश्न बने तो भारत का वर्तमान में सबसे बड़ा कमर्शियल बैंक है, ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। और देखिए आरबीआई और भारतीय स्टेट बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है, ये आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न से पहले थोड़ा कुछ डिटेल रेपो रेट के बारे में। तो दोस्तों रेपो रेट एक प्रकार का रेट होता है, दर होता है जो आरबीआई क्या करती है, जो कमर्शियल बैंक है, वाणिज्यिक बैंक है, उनको अल्पकालिक ऋण देने के लिए वो रेट तय करती है। जैसे मान लीजिए आरबीआई को क्या करना है, मुद्रास्फीति यानी कि महंगाई को नियंत्रित करना है, तो आरबीआई
पैसे बैंकों को देना कम करना चाहती है, तो आरबीआई क्या करेगी, रेट अपना बढ़ा देगी। यानी कि जो रीपर्चेजिंग ऑफर है, रेपो का फुल फॉर्म रीपर्चेजिंग ऑफर होता है। तो दोस्तों जब दोबारा से कमर्शियल बैंक आरबीआई के पास पैसे लेने जाएंगे तो आरबीआई कहेगी भाई साहब अब जो रेपो रेट है पहले 3% था, अब हम 4% इसके ऊपर आपसे मतलब 4% का इंटरेस्ट लेंगे अगर आप हमसे पैसे लेते हैं। तो जो कमर्शियल बैंक है वो क्या करेंगे, वो कहेंगे कि भाई साहब इतना महंगा है तो हम थोड़े दिन रुक जाते हैं। तो इस तरह से जो पैसे का प्रवाह है वो कम हो जाता है, और जब पैसे का प्रवाह कम हो जाता है तो अर्थव्यवस्था में महंगाई जो है वो नियंत्रित हो जाती है। महंगाई बढ़ती ही क्यों है, क्योंकि लोगों के पास बहुत अधिक पैसा हो जाता है, लोग अधिक से अधिक खरीदने की कोशिश करते हैं और सभी वस्तुओं का दाम है वो बढ़ने लगता है, और डिमांड बढ़ा तो उसका दाम बढ़ा, तो इसको हम महंगाई या मुद्रास्फीति कहते हैं। ठीक है, मेरे हर एक बात को ध्यान से सुनिएगा, हर एक पॉइंट से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। और दोस्तों देखिए ये बड़ा ही जेन्युइन लेक्चर है, इसमें सारी चीजें आपको ऑथेंटिक मिलेगी, सब कुछ आपके एग्जाम ओरिएंटेड होगा, हम ज्यादा बकवास नहीं करेंगे। ठीक है, करेंगे थोड़ा थोड़ा आपके ऊपर कुछ टिप्पणियां करके, लेकिन एग्जाम से रिलेटेड पॉइंट ही देखेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए इसका निर्धारण आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी लेके आती है, मौद्रिक नीति, और उसके द्वारा नियंत्रित करती है। मुद्रास्फीति होती क्या है मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, और इसको नियंत्रित करने के लिए रेपो रेट का उपयोग एक हथियार के रूप में होता है। वैसे बहुत सारे टूल्स हैं, रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, बैंक रेट है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी है। ठीक है, और सीआरआर है, एसएलआर है, ये सब कुछ हम बात कर चुके हैं इकोनॉमिक्स वाले लेक्चर में। ठीक है, अब यहाँ पे टेस्ट है तो इतना डेप्थ में तो नहीं जाएंगे लेकिन किसी अन्य क्वेश्चन में। ठीक है, अगला प्रश्न, संविधान के किस संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान से जोड़ा गया। तो दोस्तों भारतीय संविधान में जोड़ा गया एक्चुअली, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, 42वां संविधान संशोधन। कब हुआ, तो दोस्तों 1976 में, और इस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। 44वां संविधान संशोधन क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोस्तों ये 1978 में हुआ, और जो हमारे पास प्रॉपर्टी है ना, पहले फंडामेंटल राइट था, आर्टिकल 31 के अंतर्गत दोस्तों जो प्रॉपर्टी है फंडामेंटल राइट था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 में उसको फंडामेंटल राइट से हटाकर लीगल राइट यानी कानूनी अधिकार बनाया गया, और किस में जोड़ा गया, तो दोस्तों आर्टिकल 300A के अंतर्गत। ठीक है, तो ये भी आपसे प्रश्न बन जाता है। उसके बाद 52वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे। उसके बाद 86वां संविधान संशोधन किससे जुड़ा है, तो दोस्तों ये होता है 2002 में। ठीक है, और इसमें क्या होता है, जो हमारे पास पहले से मौलिक कर्तव्य कितने थे दोस्तों, 10 थे, और इसमें एक मौलिक कर्तव्य बढ़ा दिया गया। ठीक है, 11 हो गए, और वो कौन सा मौलिक कर्तव्य बढ़ाया गया, जो बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार है उसको सुनिश्चित कराने के लिए ग्राम समाज आपकी या फिर परिवार की जिम्मेदारी होगी कि उसको बढ़ावा दें। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों 86वें संविधान संशोधन 2002 में जो शिक्षा है उसको फंडामेंटल राइट भी बनाया गया, और ये भी पूछा जाता है किस आर्टिकल के अंतर्गत, तो दोस्तों आर्टिकल 21A के अंतर्गत। ठीक है, अब देखिए आपने इतनी सारी महत्वपूर्ण बातें जान ली एक ही प्रश्न में। अब यहाँ पे देखिए जो संशोधन हुआ 1976 में हुआ था फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ने के लिए, मौलिक कर्तव्यों को जोड़ने के लिए, और कौन सी समिति ने रिकमेंड किया था, ये भी प्रश्न बनता है। तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर जो फंडामेंटल ड्यूटीज थे वो जोड़े गए थे। आपसे प्रश्न बनता है किस देश के संविधान से प्रेरित है यह विषय, तो दोस्तों यूएसएसआर। कहीं पे आपको रूस देखने को मिले तो बेझिझक रूस लगा दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए मौलिक कर्तव्य सोवियत संघ आ गया ना। उसके बाद वर्तमान में ये अनुच्छेद 51A के तहत 11 मौलिक कर्तव्यों के साथ लिस्टेड है। तो देखिए आपने 3 क्वेश्चन में आपने 30 क्वेश्चन के बराबर जानकारी इकट्ठा कर ली है। ठीक है, और इसी तरह से मेरे पढ़ाने का तरीका होता है, आपको सच में बहुत ही ज्यादा लाभ मिलेगा अगर आप सिर्फ मेरा टेस्ट सीरीज फॉलो करते हैं, तो भी आप होमगार्ड जैसे एग्जाम को चीर फाड़ देंगे। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न पे बात करते हैं। देखिए आपके लिए इतना मेहनत होता है तो वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए। आजकल यूट्यूब में एक ट्रेंड है हाइप का। ठीक है, एक सेटिंग है, आप कमेंट करने जाएंगे तो हाइप का ऑप्शन आता है, तो हाइप कर दिया कीजिए, जिससे इस वीडियो को अच्छा रीच मिले, अच्छे ज़्यादा संख्या में लोग जुड़े। ठीक है, और दोस्तों वो मेरे मोटिवेशन का एक सोर्स होता है। मैं चेक करता हूँ कितने लाइक्स आए, मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो अच्छा है कि नहीं। ठीक है, मैं देखना चाहता हूँ कि कमेंट में फीडबैक क्या है, कि आप लोग को अच्छा लग तो रहा है। ठीक है, इसीलिए मैं आप लोगों से कहता हूँ अगर आप नए हैं और आप सच में आपको लगता है जेन्युइन कंटेंट है, सारी चीज़ें अच्छी दिशा में जा रही हैं,
तो आप सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। अगर नहीं लगता है तो मत करना, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए क्या है, बंद अर्थव्यवस्था क्लोज्ड इकोनॉमी से क्या तात्पर्य है। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी, आयात और निर्यात दोनों बंद हो। तो मैं अपने देश की स्थिति की बात करूं तो 1991 से पहले की, ठीक है। 1991 में आपको पता है एलपीजी रिफॉर्म आया था, ठीक है। एलपीजी का फुल फॉर्म पूछा जाता है, क्या होता है दोस्तों, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। तो ये रिफॉर्म आया था। उसके बाद से जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो क्लोज्ड इकोनॉमी से ओपन या फिर ग्लोबल इकोनॉमी बनी। अब ये क्या है कहानी, मैं आपको समझाता हूं। उसके पहले यहाँ पे देखिए मुद्रा आपूर्ति पूरी तरह नियंत्रित हो, ये सब नहीं है। इसमें ऑप्शन डी राइट है, आयात और निर्यात दोनों बंद हो। तो दोस्तों होता क्या है इसमें कि भारत 1991 से पहले न अपने वहां किसी देश को इन्वेस्ट करने दे रही थी और न ही अपने वहां के लोग किसी और देश में जाके मतलब इस तरह से अपना इन्वेस्टमेंट कर सकें। आयात निर्यात जैसी चीजों को महत्व नहीं मिल रहा था, ठीक है। तो भारत के पास जो विदेशी मुद्रा था उसकी बहुत कमी हो गई। आपने सुना होगा कि केवल एक हफ्ते का, ठीक है, जो एनर्जी या फिर खाद्य पदार्थों को खरीदने का हमारे पास धनराशि बचा हुआ था विदेशी मुद्रा के रूप में, ठीक है। तो उस समय एलपीजी रिफॉर्म की आवश्यकता पड़ी। उसके बाद जो भारत की अर्थव्यवस्था है ये अन्य देशों के लिए खोल दिया गया कि अन्य देश के लोग अगर चाहे भारत में आके इसको मार्केट की तरह यूज करना, इन्वेस्ट करना यहाँ पे तो कर सकते हैं, ठीक है। तो क्लोज्ड इकोनॉमी आपको समझ में आ गया है कि अगर कोई देश अपने वहां न किसी को आने देता है, ठीक है, तो आयात और निर्यात जब दोनों बंद हो और न ही कुछ चीज कहीं से खरीदता है, ठीक है। चलिए अब इसमें जो और इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकते हैं इससे जुड़े वो आप देख लीजिए। ऐसी अर्थव्यवस्था का बाहरी दुनिया के साथ कोई व्यापारिक संपर्क नहीं होता है। इस व्यवस्था में देश पूरी तरह से आत्मनिर्भर होने का प्रयास करता है। यह सकल घरेलू उत्पाद और सकल राष्ट्रीय उत्पाद का मान यहाँ पे समान रहता है, ठीक है। तो आपसे यहाँ पे ना जो तीसरा पॉइंट है, यहाँ से एग्जामिनर आपके बड़े से बड़े स्तर में, ठीक है, प्रश्न पूछ सकता है, चाहे यूपीएससी का ही एग्जाम क्यों ना दे। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 5, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो दोस्तों राइट आंसर कमेंट कीजिए। इसमें ऑप्शन सी करेक्ट है, 6 वर्ष। राज्यसभा को दोस्तों हम क्या कहते हैं, एक अस्थाई सदन, आपको पता होगा, चलिए पता होगा। चलिए इससे जुड़े अन्य महत्वपूर्ण पॉइंट्स को लिखित रूप में देखते हैं। लिखित रूप में मैं इसलिए दिखाता हूं, आप ना स्क्रीनशॉट लेके रख लिया कीजिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप देखते हैं, कि अगर आपको ना पता हो तो आप पढ़ लें दोबारा से, ठीक है। यहाँ पे देखिए राज्यसभा एक अस्थाई सदन है जिसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में, ठीक है, सेवानिवृत्त होते हैं और इलेक्ट होते हैं। भारत का उपराष्ट्रपति राज्य का जो राज्यसभा है उसका पदेन सभापति होता है और उपराष्ट्रपति को पदेन सभापति के रूप में ही तनख्वाह मिलता है, ठीक है। तो ये बातें पता होनी चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखें, भारत में जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, बताइए। जीएसटी का फुल फॉर्म बताने की आवश्यकता नहीं है ना, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स होता है, भूलिएगा नहीं। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन बी है, केंद्रीय वित्त मंत्री, ठीक है। और जो जीएसटी काउंसिल होता है इसका प्रावधान संविधान में आर्टिकल 27(9)(a) के अंतर्गत किया गया है। हम बात करेंगे इसके ऊपर, ठीक है। तो आप याद रखेंगे इस परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं, केंद्रीय वित्त मंत्री, और वर्तमान में कौन है, निर्मला सीतारमण जी, ठीक है। तो याद रखेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं इससे जुड़े अन्य महत्वपूर्ण पॉइंट्स के ऊपर। जीएसटी को 101वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया, ठीक है। और 1 जुलाई को जीएसटी दिवस के रूप में मनाते हैं। आपसे प्रश्न बनता है, जीएसटी परिषद एक संवैधानिक निकाय है, इसका उल्लेख आर्टिकल 279(a) में किया गया है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, ठीक है। और यह परिषद कर की दरों और नियमों के बारे में निर्णय लेने वाला सर्वोच्च संस्था होता है, कौन, जीएसटी काउंसिल। और जीएसटी किस प्रकार का कर है, ऐसा प्रश्न बने तो दोस्तों किस प्रकार का, अप्रत्यक्ष कर है, ठीक है, याद रखिएगा। और ये लाया कहां से गया था, तो दोस्तों सबसे पहले ये फ्रांस में 1954 में लाया गया था और उसी को, ठीक है, उसी से प्रेरणा लेकर भारत में इंप्लीमेंट किया गया, क्योंकि भारत में बहुत प्रकार के अप्रत्यक्ष कर हुआ करते थे, उन सभी को समाहित कर दिया गया जीएसटी में और एक कर बना दिया गया, ठीक है। तो ये उद्देश्य था। आपसे प्रश्न बनता है जीएसटी लागू करने वाला प्रथम राज्य, तो असम को याद रखेंगे। अंतिम राज्य आप जम्मू कश्मीर को याद रखेंगे, अभी तो यूटी में बढ़ चुका है ना। उसके बाद देखिए
भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कमेंट कीजिए। राइट आंसर है 42वें संविधान संशोधन 1976 में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए समाजवादी शब्द के साथ साथ दो शब्द और जोड़े गए थे, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। अगर धर्मनिरपेक्ष की जगह पे पंथ निरपेक्ष देखने को मिलता है तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, बाकी 44वें संविधान संशोधन के ऊपर हम बात कर चुके हैं। 52वां संविधान संशोधन मैंने आपसे पूछा था और 76वां संविधान संशोधन आप मुझे बताएंगे। ठीक है, अगला यहाँ पे देखिए इससे जुड़े महत्वपूर्ण पॉइंट्स क्या क्या हैं। ये तो बातें हमने कर ली थी पहले ही। और भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अब तक आपसे प्रश्न बने कि कितनी बार संशोधन हुआ है, पूछा भी गया दोस्तों स्टेट पीसीएस जैसे एग्जाम में, तो केवल एक बार ही अभी तक संशोधन हुआ है। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा और परिचय पत्र कहा जाता है। और प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कौन कहता है, यह भी आपसे प्रश्न बनता है। तो दोस्तों ठाकुर भार्गव दास इसको क्या कहते हैं? संविधान की आत्मा। किसको? प्रस्तावना को। और जो एन के पालकीवाल हैं वो इसको संविधान का परिचय पत्र कहते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे तो एग्जाम में प्रश्न नहीं छूटेगा। के एम मुंशी प्रस्तावना को संविधान का जन्म कुंडली कहते हैं। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए बात करते हैं अन्य प्रश्नों पे। देखिए एक प्रश्न में 10 क्वेश्चन, यानी कि लगभग 70 क्वेश्चन आप देख चुके हैं। कितना समय में? 15 मिनट में आप लगभग 70 क्वेश्चन देख लिए। अब क्या चाहिए आपको? इससे बढ़िया आपको कहाँ मिलेगा बताइए। अगला प्रश्न, प्रचंड बेरोजगारी अनएम्प्लॉयमेंट जो है, डिस्कस्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ये मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाई जाती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। जो भी प्रश्न मैं यहाँ पे कराता हूँ ये सभी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं आपकी हर एक एग्जाम के लिए। आप स्टेट पीसीएस तक के एग्जाम में बैठ सकते हैं इस टेस्ट को देकर, और कोई भी क्वेश्चन आपको मार्क नहीं देगा, आप हर एक क्वेश्चन को मार्क देंगे। ठीक है, ये कॉन्फिडेंस मेरे अंदर से आ रहा है और ये सच में आप अपने ऊपर अप्लाई करके देखना। ठीक है, प्रचंड बेरोजगारी आपसे पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर ऑप्शन सी है, कृषि क्षेत्र से। अब इसको प्रचंड बेरोजगारी क्यों कहते हैं? क्योंकि दोस्तों ये ऐसी बेरोजगारी है ना, दिखती ही नहीं है। ठीक है, मतलब मान लीजिए कि एक मंडा खेत है, आप पता नहीं उत्तर प्रदेश में किस कोने से देख रहे हैं, एक मंडा हमारे वहां 20 डिसमिल के इक्वल होता है। मोटा मोटी मान के चलिए कि एक हिस्सा खेत है, उसमें 2 लोग काम करके उसमें उपज कर सकते थे, लेकिन उसमें 2 के अलावा 5 लोग लगे हुए हैं। लोगों को यह एहसास ही नहीं हो रहा है कि उसमें 2 की आवश्यकता है, 5 लोग क्यों लगे हुए हैं। तो दोस्तों जो 3 लोग एक्स्ट्रा लगे हुए हैं उनको रोजगार के रूप में नहीं देखते हैं। ठीक है, वो बेरोजगार के रूप में देखा जाता है यहाँ पे, जिसको छिपी हुई बेरोजगारी भी कहते हैं। आपसे प्रश्न बने कि छिपी हुई बेरोजगारी किस क्षेत्र में देखने को मिलता है, तो दोस्तों कृषि क्षेत्र में। तो कभी भूलिएगा मत, ये सभी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए बात करते हैं इससे जुड़े अन्य महत्वपूर्ण पॉइंट्स के ऊपर। तो देखिए यही बात हो गई, छिपी हुई बेरोजगारी क्यों कहते हैं, मैंने आपको समझा दिया है। इसमें अतिरिक्त श्रमिकों की जो सीमांत उत्पादकता है वो शून्य होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लेखपाल के एग्जाम में बनेगा। ठीक है, और ये भारत के ग्रामीण और प्राथमिक क्षेत्रों की एक प्रमुख विशेषता है। अभी मैं आपको बताऊं, जो उत्तर प्रदेश का बजट आया है उसमें एक महत्वपूर्ण बात आई है कि कृषि क्षेत्र में भारत की या फिर उत्तर प्रदेश की कितनी महिलाएं कार्य करती हैं। तो दोस्तों कृषि क्षेत्र में 78.8% महिलाओं की भागीदारी है अभी। ठीक है, तो ये जो नया बजट और नया इकोनॉमिक सर्वे है उसके हिसाब से है। तो आपसे प्रश्न जरूर बनेगा, याद रख लेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रपति और महाभियोग यानी इम्पीचमेंट चलाने वाली जो प्रक्रिया है ये किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अभी देखिए आप लोकसभा स्पीकर का जो महाभियोग की प्रक्रिया चालू होने वाली थी और लोगों ने उनके ऊपर ये आरोप लगाया है कि वो गलत तरीके से नियमों का पालन करवा रहे हैं। ठीक है, और एक जो प्रतिपक्ष है या फिर विपक्ष है उसको ठीक से अपनी बात रखने नहीं दे रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार का ओम बिरला जी के ऊपर आरोप लगा है। इसके ऊपर मैंने लेक्चर बनाई है, आप देख लेना। ठीक है, तो आप बताइए, इम्पीचमेंट टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका दोस्तों राइट आंसर बताइए, ऑप्शन सी करेक्ट है, अनुच्छेद 61 के अंतर्गत। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए राष्ट्रपति का आपने देख लिया इम्पीचमेंट। अनुच्छेद 52 के बारे में अगर प्रश्न बने तो आप याद रखेंगे कि भारत में भारतीय संविधान के अनुसार एक राष्ट्रपति होगा जिसको हम राष्ट्र अध्यक्ष कहेंगे। वो अनुच्छेद 52 के अंतर्गत ये डिफिनीशन दी गई है। ठीक है, अनुच्छेद 72 में क्या है? तो दोस्तों राष्ट्रपति की जो क्षमादान की शक्तियां हैं, ठीक है, वो 72 में देखने को मिलती हैं। और 123 में दोस्तों क्या है?
तो जो राष्ट्रपति होते हैं, अगर जैसे मान लीजिए कोई सत्र नहीं चल रहा है, ठीक है, मतलब लोकसभा राज्यसभा का कोई सत्र नहीं है और उस समय किसी नियम कानून को बनाने की बहुत आवश्यकता है देश में या फिर किसी क्षेत्र में, तो उस समय राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं और कोई नियम कानून पर्टिकुलर रीजन या देश में बनती है, तो ये अनुच्छेद 123 का विषय हो जाता है। इसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? ऑर्डिनेंस। ठीक है, तो ये बात आप याद रखेंगे। सभी महत्वपूर्ण आर्टिकल आपने देख लिया, इससे जुड़े महत्वपूर्ण पॉइंट्स क्या हो सकते हैं। तो दोस्तों, महाभियोग का जो प्रस्ताव है वो संसद के किसी भी सदन में, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा में, शुरू हो सकती है। तो कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है लोगों को, तो आप क्लियर करके चलेंगे। इसके लिए राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व लिखित नोटिस देना पड़ता है। यह प्रक्रिया केवल संविधान के उल्लेख के आधार पर ही चलाई जा सकती है। ठीक है, मतलब संविधान में जिस ग्राउंड पे उनको इम्पीच किया जा सकता है वो दिया हुआ है, उसी के आधार पे। ठीक है, चलिए बात करते हैं आज के 10वें प्रश्न पे। नीति आयोग, इसका गठन कब किया गया था? मैंने आपको अभी कुछ देर पहले एक डिटेल एक्सप्लेनेशन में बता दिया था। राइट आंसर कमेंट कीजिए। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी है, 1 जनवरी 2015 को। ठीक है, और इसने प्लानिंग कमीशन का स्थान लिया था। चलिए हम इसकी डिटेल और लिखित हिस्से के ऊपर बात करते हैं, जिससे आप और भी अच्छे से आप पढ़ लेंगे। ठीक है, देखिए अभी तक आप अच्छे से है ना? कितना समय हुआ? अभी 21 मिनट के आसपास में आपने 100 प्रश्न देख लिए लगभग, है ना? तो आप इसको ना बिल्कुल बोरिंग होके मत देखिएगा, जल्दी जल्दी प्रश्न क्यों नहीं आ रहे हैं, वो बेवकूफ़ी है। प्रश्न तो आपके सामने आ रहे हैं, इतना ही टाइम आप लेंगे एग्जाम में। ठीक है, नहीं इतना टाइम मत लीजिएगा। मतलब एक क्वेश्चन के पीछे मान लीजिए कि अगर हम 2 मिनट दे रहे हैं तो 2 मिनट में आप 10 क्वेश्चन पा रहे हैं, वो भी बहुत ही ज़्यादा क्वालिटी वाले। ठीक है, तो आप घबराइएगा नहीं, धैर्य से टेस्ट को अटेम्प्ट कीजिए। यहाँ पे देखिए, अब इससे जुड़ी बात, अब देखिए 65 वर्ष पुराने योजना आयोग को, ठीक है, हटा के नीति आयोग लाया गया था। नीति आयोग सरकार के थिंक टैंक के रूप में कार्य करता, पहले ही बता दिया मैंने। यह सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित एक गैर संवैधानिक निकाय है। आपसे कहीं संवैधानिक निकाय की अपेक्षा एग्जामिनर किया तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, ये गैर संवैधानिक निकाय है, याद रखेंगे। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी है, लोकसभा उपाध्यक्ष को। ठीक है, तो याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इससे जुड़े महत्वपूर्ण पॉइंट्स क्या हो सकते हैं? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष एक दूसरे को अपना त्यागपत्र सौंपते हैं, ऐसे ही राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति एक दूसरे को अपना त्यागपत्र सौंपते हैं। ठीक है, अध्यक्ष ही यह तय करता है कि कोई जो विधेयक है वो धन विधेयक होगा या नहीं। अंतिम रूप से निर्णय लोकसभा का स्पीकर यानी कि अध्यक्ष ही तय करता है। लोकसभा भंग होने पर अध्यक्ष अगली बैठक तक पद पर बना रहता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट और एक होता है ना मोस्ट कंफ्यूजिंग टॉपिक, तो ये हो जाता है। ठीक है, तो लोगों को लगा नहीं अब तो 5 साल पूरा हो गया और जो सत्ता में सरकार की अब गई, अब तो लोकसभा के स्पीकर बदल जाने चाहिए। तो नहीं दोस्तों, जब तक अगले का चुनाव नहीं हो जाता, ठीक है, तब तक ये पद पर बैठे रहते हैं। अगला प्रश्न, ठीक है, कमेंट में बता दीजिएगा अपना स्कोर, अपना नाम। ठीक है, और जो मैं क्वेश्चन आपसे क्रॉस क्वेश्चन करता हूं उसका भी आंसर, क्योंकि बहुत जरूरी है। ठीक है, मुद्रास्फीति। अब यहाँ पे मुद्रास्फीति के कारण बाजार में वस्तुओं की कीमतों पर क्या प्रभाव पड़ता है, आप बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, बताइए। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो बी है। कीमतें क्या होती हैं? वस्तुओं की बढ़ जाती हैं। और बढ़ती कैसे हैं, मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही अच्छे से समझा दिया है रेपो रेट वाले क्वेश्चन में। तो दोस्तों, मुद्रास्फीति की स्थिति में मुद्रा की जो क्रय शक्ति है वो कम हो जाती है। मैं आपको व्यवहारिकता बताता हूं, जब जिस चीज की अधिकता आपके पास हो जाती है तो उसकी वैल्यू आपकी नजर में कम हो जाती है। वैसे ही अगर किसी के पास मुद्रा या फिर अर्थव्यवस्था में सभी लोगों के पास मुद्रा ही मुद्रा हो जाए तो उसकी भी वैल्यू कम हो जाती है। और यही बात क्या होता है, इसको हम क्या कह देते हैं, महंगाई बढ़ने का कारण। अब देखिए, जैसे मान लीजिए सभी के पास पैसा हो गया, अब सभी लोग क्या करेंगे, बाजार में जाएंगे, अधिक से अधिक चीज खरीदने की कोशिश करेंगे। यानी कि सीमित वस्तुएं हैं और अधिक से अधिक आप डिमांड कर रहे हो, इसकी वजह से वो वस्तु क्या हो जाएगी, महंगी हो जाएगी, और उसी महंगाई को हम मुद्रास्फीति कहते हैं। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। अब इससे क्या होता है, जो डेप्टर है उसको लाभ और ऋणदाता को नुकसान होता है। अब यहाँ पे ये चीज समझिएगा, जैसे मान लीजिए मैंने क्या किया, आपको 2025 में 5,000 रुपए दिए थे। ठीक है, और उसके ऊपर मैंने कहा था कि भाई 5,000 लो, आप मुझे 5% के इंटरेस्ट रेट पे पैसे पे करते रहना। ठीक है,
अब आ गया 2026 और 2026 में मुद्रास्फीति अचानक से बढ़ गई, ठीक है, और आपने मुझसे पैसे लिए थे। अब क्या है, मुद्रास्फीति इतनी बढ़ गई कि जो मैंने 5,000 रुपये आपको जिस टाइम पे दिया था, आप उस टाइम पे 5,000 रुपये में एक साइकिल खरीद के ला पा रहे थे, और 2026 में वही साइकिल अब 5,000 के बदले 7,000 में मिल रही है, ठीक है। अब बताइए, अब तुरंत तो 4% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से अब वो 7,000 तो हो नहीं जाएगा, और अब मैं उस 5,000 में आपने अगर 4% का इंटरेस्ट दिया तो 5,000 कुछ रुपए होंगे, कुछ 100 रुपए, ठीक है। अब उतना में मैं साइकिल नहीं खरीद पाऊंगा, ठीक है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि आपने उस समय पे मुझसे कर्ज लेके खरीद लिया था और उस साइकिल की कीमत आप बढ़ गई है, तो आप फायदे में चले गए, यानी कि जिसने कर्ज दिया था वो फायदे में चला जाता है, और जो कर्ज दिया रहता है दोस्तों वो घाटे में चला जाता है। अब इससे बेहतर आपको कोई भी नहीं समझा पाएगा, ठीक है। अब देखिए, ये चीज आपने समझ लिया, कभी नहीं भूलेंगे। उसके बाद थोक मूल्य सूचकांक की बात करें तो इसके मापन का एक मुख्य आधार है, ठीक है। ये महंगाई को मापने का एक मुख्य आधार है जिसको होलसेल प्राइस इंडेक्स कहते हैं, और ये थोक मूल्यों का गणना करता है। लेकिन दोस्तों अब भारत में WPI का प्रयोग नहीं, CPI का प्रयोग किया जाता है, जिसको हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कहते हैं। अब इसके आधार पर मुद्रास्फीति या महंगाई की गणना की जाती है, तो आप याद रखेंगे। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन सी, भाग 3 को, ठीक है। तो भाग 3 में क्या है? फंडामेंटल राइट है, यानी कि जो आपके मौलिक अधिकार हैं। और भाग 3 के मौलिक अधिकारों में एक अधिकार है अनुच्छेद 32 के अंतर्गत संवैधानिक उपचार का, जो आपके सभी मौलिक अधिकारों का रक्षण करता है। और इसीलिए जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहते हैं। ये सभी बातें आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में प्रश्न बनेगा, ठीक है। और उसके बाद भाग 2 दोस्तों नागरिकता से संबंधित है। भाग 4 आपके DPSP यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व। DPSP का फुल फॉर्म होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो आपने हिंदी और इंग्लिश दोनों में जान लिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए भाग 9 किससे संबंधित है, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं दोस्तों। मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 तक हैं। यह नागरिकों को राज्य के विरुद्ध सुरक्षा और स्वतंत्रता की गारंटी देते हैं, इसलिए इन्हें हम निगेटिव कहते हैं, नकारात्मक, राज्य के लिए नकारात्मक कहते हैं, ठीक है। और जो DPSP है वो राज्य के लिए सकारात्मक होता है। क्यों? क्योंकि जो मौलिक अधिकार हैं ये राज्य के और हर एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति या समाज के विरुद्ध मिलता है, ठीक है, क्योंकि ये आपके स्वतंत्रता को ज्यादा बढ़ा देता है ना। उसके बाद मौलिक अधिकारों का हनन होने पर आप अनुच्छेद 32 के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और अनुच्छेद 226 के अंतर्गत दोस्तों आप सीधे हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का अंतिम अनुमोदन कौन करता था? तो दोस्तों कौन करता था प्रश्न है। तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन सी, राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, याद रखेंगे। चलिए बात करते हैं इससे जुड़े अन्य महत्वपूर्ण पॉइंट्स के ऊपर। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 को हुआ था। भारतीय प्रधानमंत्री जो हैं वो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के अध्यक्ष होते थे, और राज्यों के मुख्यमंत्री इसके सदस्य होते थे। भारत में अंतिम पंचवर्षीय योजना 12वीं थी, जो 2012 से 2017 तक चली थी, लेकिन प्लानिंग कमीशन 1 जनवरी 2015 को ही रिप्लेस्ड हो गया था, किसे? नीति आयोग से, ठीक है। अगला प्रश्न, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन द्वारा दिया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, राइट आंसर ऑप्शन सी है, 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1992 में। इसके ऊपर हम बात करेंगे, चलिए बात कर लेते हैं। 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था, और इसमें क्या हुआ था दोस्तों? भाग 9, ठीक है, और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, और भाग 9 में क्या है? ग्राम पंचायतों से संबंधित कुछ प्रावधान किए गए थे। उसके बाद भारत में 24 अप्रैल को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, याद रखना है। और 11वीं अनुसूची इससे जुड़ी है, किसे? ग्राम पंचायतों से और इसके संवैधानिक अधिकार से। और 24 अप्रैल 1993 को ये पूरी तरह से क्या होता है? लागू होता है, इसलिए 24 अप्रैल को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं। बलवंत राय मेहता समिति ने दोस्तों त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश की थी, जो उत्तर प्रदेश में भी लागू है और भारत के मैक्सिमम राज्यों में लागू है, ठीक है।
यहाँ पे मैंने देखिए इसके पहले वाले टेस्ट में डिटेल में बताया था, अशोक मेहता समिति, ठीक है, केवल 2 स्तरीय, ठीक है, जैसे यहाँ पे त्रिस्तरीय पंचायती राज है, तो अशोक मेहता समिति 2 स्तरीय पंचायती राज की बात की थी, ठीक है। और मैंने ये बताया था बलवंत राय मेहता में 3 लेटर हैं, इसलिए त्रिस्तरीय ट्रिक बताया था, ठीक है। तो आप हर एक टेस्ट को भी देख के चलिए, अलग अलग टेस्ट में अलग अलग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए गए हैं। भारत में सफेद क्रांति, व्हाइट रिवॉल्यूशन का जो जनक है वो कौन है? तो दोस्तों ये मोस्ट वांटेड, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। राइट आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर वर्गीस कुरियन। मैंने आपको बता रखा है, स्टेट पीसीएस 2018 में प्रश्न पूछा गया था, तो याद रखेंगे। एम एस स्वामीनाथन कौन है? तो दोस्तों भारत में कृषि क्रांति के जनक हैं एम एस स्वामीनाथन। जो हीरालाल चौधरी हैं, इनके बारे में मैंने आपको बता रखा है, आप कमेंट करके जरूर बताएंगे, ठीक है। नॉर्मन बोरलॉग को हम पूरे विश्व स्तर पर हरित क्रांति का जनक कहते हैं, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए ऑपरेशन फ्लड के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ऑपरेशन फ्लड ही है जो हम श्वेत क्रांति या सफेद क्रांति के नाम से जानते हैं, और इसकी शुरुआत 1970 में हुई थी, याद रखना है। इसके कारण भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश बन गया। डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने अमूल की सफलता में अपनी भूमिका निभाई थी। अमूल पीता है भारत, ठीक है, ये तो टैगलाइन सुना होगा आपने। अगला प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो सेवानिवृत्त है यानी रिटायरमेंट की आयु है वो क्या है, बताइए दोस्तों। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 65 वर्ष, ठीक है, याद रखेंगे। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए यह 62 वर्ष है, और आपने देख लिया सुप्रीम कोर्ट के लिए कितना है, 65 वर्ष। न्यायाधीशों की नियुक्ति के बाद, ठीक है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा कॉलेजियम की सिफारिश पर होती है। यहाँ पे देखिए मैं फिर से रिपीट करता हूँ, जो न्यायाधीशों की नियुक्ति है वो भारत के राष्ट्रपति द्वारा एक कॉलेजियम की सिफारिश पर होती है। सेवानिवृत्ति के बाद भारत के किसी भी न्यायालय में वकालत ये नहीं कर सकते, लेकिन कुछ विशेष पद जैसे यूपीएससी नहीं, जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है उसके अध्यक्ष व अध्यक्ष के पद पे ये लोग चले जाते हैं, ऐसे किसी कमीशन में, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। मानव विकास सूचकांक की बात हो रही है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का, तो इसका प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? मोस्ट वांटेड, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है, महबूब उल हक। अब इनके बारे में जानना बहुत जरूरी है। देखिए इनके बारे में जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये ऐसे देश से बिलोंग करते हैं जो भारत का बहुत ही अच्छा मित्र है ठीक है, पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं ठीक है। तो भाई जैसा ही है, भला है बुरा है तो भारत का पुत्र या तो भारत का छोटा भाई, है ना, बेटा कह लीजिए, क्योंकि हिस्से से कट के अलग हुआ है ना। अब यहाँ पे देखिए यह सूचकांक यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा प्रतिवर्ष जारी किया जाता है, ठीक है। यह स्वास्थ्य, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर तैयार होता है। किसके किसके? स्वास्थ्य, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय के आधार पर। महबूब उल हक एक पाकिस्तानी अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने 1990 में इसे विकसित किया था। याद रखेंगे क्या नाम है? महबूब उल हक, ठीक है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है? तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 360 के अंतर्गत, ठीक है। और अभी तक दोस्तों भारत में एक बार भी नहीं लगा, इसके ऊपर बात करेंगे। यहाँ पे देखिए अनुच्छेद 352 में क्या है, तो राष्ट्रीय आपातकाल की बात होती है। अनुच्छेद 356 में क्या है, तो दोस्तों राष्ट्रपति शासन या राज्य आपातकाल की बात होती है। अनुच्छेद 368 में क्या है, भारतीय संविधान के किसी प्रावधान में संशोधन करना है, तो ये अनुच्छेद 368 का विषय हो जाता है। लेकिन अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अंतर्गत जो प्रावधान है उसको संरक्षण मिला है। उसमें अगर जैसे मान लीजिए कोई नया राज्य सम्मिलित होता है या फिर किसी राज्य का नॉमेनक्लेचर होता है, तो उसके अंतर्गत ये परिवर्तन भारतीय संविधान के संशोधन 368 के अंतर्गत नहीं आते हैं। ये बात अनुच्छेद 4 में लिखी गई है ना। तो आपने एक क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन देख लिए, चलिए कुछ और डिटेल के साथ 12 क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे देखिए इसके बारे में, भारत में अब तक एक बार भी वित्तीय आपातकाल लागू नहीं हुआ है। अनुच्छेद 352 इसके ऊपर हमने बात कर लिया है। 356 के ऊपर भी वित्तीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात करें तो इसका अर्थ क्या है? तो दोस्तों इसका अर्थ है आपका सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों का सह अस्तित्व, ठीक है। तो याद रखेंगे, इसको मैं समझाऊं। जैसे मान लीजिए कि 1991 से पहले क्या था, भारत में दोस्तों जो सरकार है वो बहुत सारे क्षेत्रों को अपने तक ही सीमित रखी थी, ठीक है। उसमें केवल सरकार ही इन्वेस्ट कर सकती थी। लेकिन अब क्या है, मतलब पहले से भी और अब ज़्यादा बढ़ावा मिल गया 1991 के बाद से, ठीक है। जैसे लाइसेंसिंग पॉलिसी है वो थोड़ी सी
उसमें ढिलाई हुई। और उसके बाद से जैसे अब अन्य प्राइवेट एंटिटी भी जो राष्ट्रीय हित के विषय हैं उसमें इन्वेस्ट कर पाती हैं, ठीक है। तो आप बात करेंगे जैसे जो उड़ान विभाग है यानी कि एविएशन डिपार्टमेंट, उसके बाद आप रेलवे में भी देखेंगे, वंदे भारत को देख लीजिए, ठीक है। तो कुछ ऐसे नॉमिनेशन किए गए हैं और कहीं पे रेलवे का प्राइवेटाइजेशन की भी बात आपको सुनने को मिली होगी, ठीक है। पीएसयू के भी प्राइवेटाइजेशन की बात, यानी कि जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं उनके भी मतलब प्राइवेटाइजेशन की बात आपने सुनी होगी, ठीक है। तो ऐसे क्षेत्रों में या फिर कह लें कि भारत सरकार जो है बहुत सारे क्षेत्रों में प्राइवेट को भी छूट देती है और अपने भी क्या करती है समाज में, जैसे मान लीजिए कि जो गरीब तबका है और उनको मतलब सुविधा देने के लिए बहुत सारे क्षेत्रों में कार्य करती है, ठीक है। तो पूंजीवाद को भी महत्व देती है और समाजवाद को भी महत्व देती है, ठीक है। तो इसी को हम मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। उम्मीद करूंगा कि कभी आप नहीं भूलेंगे, ठीक है। चलिए, इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आप यहाँ पे देख लेंगे। इसमें निजी स्वतंत्रता और सरकारी नियमन के बीच संतुलन बनाया जाता है, जो मैंने डिटेल में समझाई, ठीक है। भारत ने आज़ादी के बाद इस मॉडल को अपनी विकास प्रक्रिया के लिए चुना था। उसके बाद सार्वजनिक क्षेत्र के लोक कल्याण के लिए, निजी क्षेत्र लाभ के लिए कार्य करते हैं। मतलब आपने देख लिया, सारी बातें आपने समझ ली है। चलिए, आज हमने 20 क्वेश्चन के माध्यम से देखिए अभी तक 200 प्लस क्वेश्चन देख लिए हैं, ठीक है। और 20 क्वेश्चन देखने में आपका 36 मिनट चला गया है, ठीक है। तो थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे क्योंकि लेक्चर बड़ा हो जाता है दोस्तों, तो वो एडिटिंग में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं अगले प्रश्नों पे। अब यहाँ पे आपको उत्तर प्रदेश विशेष ज्योग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। देखिए इन्हें, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत के राज्यों में कौन सा स्थान है, बताइए। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, चतुर्थ। जनसंख्या के दृष्टिकोण से प्रथम है और अगर जनसंख्या घनत्व के दृष्टिकोण से देखेंगे तो बिहार प्रथम पे है। तो सारी बातें आपको याद रखनी है। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से पहले पे कौन है, आपसे प्रश्न बनता है तो राजस्थान, याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे इससे जुड़े महत्वपूर्ण पॉइंट्स आप देख लीजिए। इसका क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, आपको याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा। यहाँ पे देखिए राजस्थान प्रथम पे है, मध्य प्रदेश द्वितीय पे है, महाराष्ट्र तृतीय पे है और अपना उत्तर प्रदेश चतुर्थ पे है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से। उत्तर प्रदेश भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 7.33% हिस्सा घेरता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपसे बना है, संसार की छत, रूफ ऑफ द वर्ल्ड किसे कहा जाता है। हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं इसको, है ना। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, पामीर का पठार। एंडीज जो पर्वत है दोस्तों ये वलित पर्वत है, ठीक है। और ये नवीन वलित पर्वत है। ये आपको कहाँ पे देखने को मिलता है, ये दक्षिण अमेरिका में देखने को मिलता है, जो दक्षिण अमेरिका का जो पश्चिमी घाट है, ठीक है, जहाँ पे आपको पेरू, चिली, ठीक है, ये सब देश देखने को मिलते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें हिमालय पर्वत, तो ये भी वलित पर्वत का उदाहरण है और ये कहाँ पे है इसके बारे में आपको पता है। तिब्बत का पठार, तिब्बत के पठार के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। चलिए बात करते हैं अन्य प्रश्नों पे। अन्य प्रश्नों से पहले इसके बारे में, पामीर का पठार मध्य एशिया में स्थित है और अपनी अत्यधिक ऊंचाई के कारण ये विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ से कई प्रमुख पर्वत श्रेणियां जैसे हिमालय, काराकोरम और हिंदुकुश निकलती हैं। इसे विश्व की सबसे ऊंची पठारी संरचनाओं में से एक माना जाता है। अगला प्रश्न, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला माउंटेन रेंज कौन सी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपके एग्जाम में पूछे जाने की 100% पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ये पर्वत श्रेणी बहुत ही विवादों में रही है, ठीक है। और ये है आपकी अरावली, ठीक है। और क्यों विवादों में रही है आप लोगों को मैं बताऊं कि एक खबर आई थी, आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है, सेब अरावली। और सेब अरावली क्यों, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में एक फैसला आया था कि जो अरावली पर्वत श्रेणी में जो 100 फीट से नीचे हाइट की पर्वत श्रेणियां हैं या पर्वत हैं, उन्हें काट के हटाया जा सकता है, ठीक है। तो इस तरह से अरावली में दोस्तों 93%, ठीक है, 93% से अधिक जो है वो 100 मीटर से, ठीक है, नीचे की पर्वत हैं। तो क्या सबको हटा दिया जाएगा, इसीलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है अरावली, और इसको अवशेषी पर्वत के रूप में भी देखा जाता है, ठीक है। और भारत की सबसे प्राचीन पर्वत भी है ये। यहाँ पे देखिए अरावली श्रेणी का विस्तार मुख्य रूप से राजस्थान, गुजरात और हरियाणा और दिल्ली तक है, याद रखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और दिल्ली तक। गुरु शिखर जो है वो अरावली पर्वत श्रेणी का सबसे ऊंचा चोटी है। और देखिए इसके ऊपर हमने बात किया था, रिजियल माउंटेन यानी अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है, ठीक है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, गोरखपुर, ठीक है। याद रखेंगे, तराई क्षेत्र, क्षेत्र पूछे तो तराई क्षेत्र, अगर जिला पूछे तो
गोरखपुर, दोनों इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए मथुरा में सबसे कम वर्षा होती है, ऐसा मतलब कुछ समय तक सत्य था। अब बुंदेलखंड क्षेत्र को, मतलब नए डाटा के हिसाब से बुंदेलखंड क्षेत्र आपको दिखे तो उसको ट्रिक कीजिएगा। ठीक है, लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से जिला है। ठीक है, झांसी में चारागाह केंद्र है, आपको याद रखना है। इससे जुड़े महत्वपूर्ण पॉइंट्स क्या हो सकते हैं, तो गोरखपुर में औसतन 184.7 सेंटीमीटर वर्षा होती है। इसके विपरीत उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में सबसे कम वर्षा दर्ज की जाती है। उत्तर प्रदेश की अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिमी मानसून की जो बंगाल की खाड़ी शाखा है उससे प्राप्त होती है। ठीक है, तो अरब शाखा पे ट्रिक नहीं करेंगे, ये जो दक्षिण पश्चिमी मानसून आती है तो उसमें जो बंगाल की खाड़ी वाली शाखा है उससे अधिक वर्षा प्राप्त होता है। ठीक है, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह आपसे पूछा जा रहा है, हॉटेस्ट प्लेनेट ऑफ सोलर सिस्टम। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी शुक्र। आपसे प्रश्न बनता है कि सबसे अधिक एल्बिडो किसका है, तो शुक्र का। चलिए शुक्र के ऊपर हम बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे बुध के ऊपर बात करते हैं। बुध जो है सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह है और सोलर सिस्टम का सबसे छोटा ग्रह है। सबसे अधिक जो तापांतर है दोस्तों वो बुध ग्रह पे देखने को मिलता है और इसका पूरा वायुमंडल सोख लिया है कौन, सूर्य ने। ठीक है, तो इतनी बातें इसके बारे में जानना है। मंगल के बारे में दोस्तों प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह है जो लाल ग्रह की उपाधि से मतलब जाना जाता है, तो दोस्तों ये मंगल है। मंगल और बृहस्पति के बीच में एस्ट्रॉयड बेल्ट है, यानी क्षुद्र ग्रह पट्टिका है, ये भी पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें बृहस्पति के बारे में तो पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा जो ग्रह है वो बृहस्पति है। ठीक है, याद रखेंगे। और मंगल और बृहस्पति के बीच में क्या है, एस्ट्रॉयड बेल्ट, जिसको हम क्षुद्र ग्रह पट्टिका कहते हैं। आपसे प्रश्न बनता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए अगर हम बात करें शुक्र के वायुमंडल में तो दोस्तों 96% कार्बन डाइऑक्साइड है जो ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है। ठीक है, और आपको बताऊं जो शुक्र ग्रह है इसका एल्बिडो जो है सर्वाधिक है सभी ग्रहों में। ठीक है, और इसीलिए ये हमें चमकता हुआ दिखाई देता है और इसको पृथ्वी का ट्विन सिस्टर भी कहते हैं, इसको भोर का और मॉर्निंग का स्टार भी कहा जाता है। ठीक है, शुक्र का आकार और बनावट पृथ्वी के समान है, इसीलिए इसको पृथ्वी का जुड़वा बहन या ट्विन सिस्टर कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगला प्रश्न। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी एक्टिव वोल्केनो कहाँ स्थित है, बताइए। इसका दोस्तों राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, बैरन द्वीप पर। ठीक है, तो याद रखेंगे इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। बैरन द्वीप अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के पूर्व में स्थित है। आपसे प्रश्न बन सकता है कहाँ पे स्थित है, पूर्व में। ठीक है, और इसमें अंतिम महत्वपूर्ण विस्फोट 2017 में देखा गया था, याद रखेंगे। दक्षिण एशिया का एकमात्र ज्ञात सक्रिय ज्वालामुखी यही है, बैरन आइलैंड का जो वोल्केनो है। अगला प्रश्न, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राइट आंसर है ऑप्शन बी, लखीमपुर खीरी में, याद रखेंगे। इससे जुड़े महत्वपूर्ण पॉइंट, उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान भारत नेपाल के सीमा पर स्थित है जिसका नाम है दुधवा। यह तराई क्षेत्र का हिस्सा है और यहाँ टाइगर्स तथा बारहसिंघा के लिए ये प्रसिद्ध है। इसे वर्ष 1977 में राष्ट्रीय उद्यान भी घोषित किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। ठीक है, क्योंकि इजी क्वेश्चन बनेगा तो ऊपर ऊपर से बन गया, अगर डिफिकल्ट बनेगा तो पूछेगा किस वर्ष, तो दोस्तों 1977 में। ठीक है, इसको राष्ट्रीय पार्क का दर्जा मिला था। स्वेज कैनाल मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको पता है यूक्रेन बहुत ही विवादों में जैसे है वैसे ही इजराइल और फिलिस्तीन विवादों में है। ठीक है, और इसलिए वहीं पे आसपास में स्वेज नहर है, आपसे प्रश्न बन सकता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी है, ये भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ता है। ठीक है, याद रखेंगे इसके बारे में जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं। यह नहर मिस्र में स्थित है। ठीक है, तो स्वेज कैनाल कहाँ पे है, ये मिस्र देश में स्थित है, उसी को काट के भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ा जाता है। ठीक है, और इसके निर्माण से यूरोप और भारत के बीच की जो समुद्री दूरी थी वो 7000 किलोमीटर कम हो गई थी। तो यूरोप और भारत के बीच में व्यापार को बढ़ावा देने के लिए इसका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसका आधिकारिक उद्घाटन वर्ष 1869 में हुआ था। ठीक है, अन्य क्वेश्चन, किस भारतीय राज्य को 5 नदियों का भूमि कहा जाता है, तो दोस्तों इसके नाम में ही है 5 नदियों का भूमि। तो दोस्तों ये है आपका पंजाब, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, याद रखेंगे। इससे जुड़े महत्वपूर्ण पॉइंट, पंजाब शब्द का अर्थ आपसे पूछा जाए तो 5 जल, यानी कि पंज प्लस आप क्षेत्र क्या होते हैं, जैसे नदी जैसे 2 नदियां हैं तो नदी क्या करती हैं, एक तरफ से अपने में मिट्टी बहा के लाती हैं
और दूसरी नदी, जैसे मान लीजिए ये 2 नदियां हैं, तो ये दोनों अपने मिट्टी बहा के लाएंगे, इधर छोड़ दिया इसने, इधर छोड़ दिया, तो ये जो क्षेत्र है इसको दोआब क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, तो पंजाब का निर्माण ऐसे ही क्षेत्रों पे हुआ है, तो इसीलिए हम उसको पंजाब कहते हैं। ठीक है, और ये 5 नदियां झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलुज हैं। ठीक है, तो इन्हीं 5 नदियों के मेल को हम पंचनद कहते हैं, और इनके द्वारा ही जो भूभाग निर्मित है जिनके अवसादों से, उसको हम बोल देते हैं पंजाब। ठीक है, सिंधु नदी प्रणाली का यह क्षेत्र कृषि की दृष्टि से अत्यंत उपजाऊ है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 30, देखिए आपसे पूछा गया है, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर चीनी मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों ऑप्शन ए करेक्ट है, खुर्जा। ठीक है, तो खुर्जा चीनी मिट्टी के बर्तनों के लिए, ठीक है, बहुत प्रसिद्ध है, याद रखेंगे। फिरोजाबाद किस लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों कांच की चूड़ियों के लिए। कन्नौज किस लिए प्रसिद्ध है? इत्र के लिए। मुरादाबाद पीतल के बर्तन के लिए। सब इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। यहाँ पे देखिए बुलंदशहर जिले में स्थित खुर्जा को क्या बोलते हैं? सिरेमिक सिटी बोलते हैं। ठीक है, तो आपसे ये भी प्रश्न बन सकता है, मिलाने के लिए दे सकता है कि इस शहर को मिलाइए, तो बुलंदशहर, ठीक है, बुलंदशहर जिला है एक, उसमें खुर्जा आपको देखने को मिलता है, इसको सिरेमिक सिटी के रूप में जानते हैं। फिरोजाबाद के बारे में हमने जान लिया है, मुरादाबाद को पीतल नगरी यानी कि ब्रॉस सिटी के रूप में भी जानते हैं। अगला प्रश्न, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो दोस्तों कितने? ऑप्शन सी करेक्ट है, 8 राज्यों से। ठीक है, तो इसके ऊपर अगर हम बात करें तो यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए। ये राज्य कौन कौन से हैं? तो दोस्तों गुजरात, उसके बाद राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है, याद रखना है। आपसे यहाँ पे प्रश्न पूछा जाता है। कर्क रेखा भारत को लगभग 2 बराबर उत्तर और दक्षिण भागों में विभाजित करती है। माही नदी भारत की एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, तो ये चीज भी आप याद रखेंगे। देखिए सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने देख लिया, और कर्क रेखा को जलवायु विभाजक रेखा भी कहते हैं भारत की। चिल्का झील के बारे में प्रश्न है, भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों ये उड़ीसा में स्थित है, याद रखेंगे। और आपसे प्रश्न बनता है कि नमकीन झील की श्रेणी में चिल्का झील का क्या महत्व है? तो दोस्तों अगर विश्व स्तर पे बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से दूसरा सबसे बड़ा ये झील है, किसमें? नमकीन झील की तुलना में। ठीक है, और सबसे बड़ा दोस्तों कौन है? कैस्पियन सागर है। और अगर सबसे ज्यादा पूछे कौन सबसे नमकीन झील है, तो दोस्तों वॉन झील जो तुर्की में है। और दूसरे पे कौन है? तो दोस्तों जो डेड सी है जॉर्डन देश में, वो हो जाता है दूसरे पे। लेकिन यहाँ पे 2 चीजें हैं, जब क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से पूछे तो पहले पे कैस्पियन और दूसरे पे चिल्का। जब सर्वाधिक सैलिनिटी यानी कि लवणता की दृष्टिकोण से पूछे तो पहले पे आ जाएगा वॉन झील तुर्की वाला, और दूसरे पे आ जाएगा कौन? मृत सागर जो जॉर्डन में है, जिसको डेड सी भी कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ चिल्का झील के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, देखिए। ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। इसे भारत के पहले रामसर स्थल के रूप में मान्यता दी गई थी। यह सर्दियों के दौरान प्रवासी पक्षियों के लिए एक प्रमुख गंतव्य स्थल है। ठीक है, अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पर निर्मित है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, बेतवा नदी पर है रानी लक्ष्मीबाई बांध, याद रखिएगा। इससे जुड़े महत्वपूर्ण पॉइंट्स जो एग्जाम में बन सकते हैं, यह बांध झांसी जिले में बेतवा नदी पर स्थित है। ठीक है, और इसे राजघाट बांध परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। यह उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की एक संयुक्त अंतर्राज्यीय बांध परियोजना है। ठीक है, तो इस तरह से हमने 33 क्वेश्चन देख लिए। 34वां प्रश्न देखिए, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड है। ऑप्शन बी करेक्ट है दोस्तों, ग्रीनलैंड, याद रखेंगे, आपसे एग्जाम में प्रश्न बन जाएगा। और यहाँ पे देखिए ग्रीनलैंड बहुत चर्चा में है, क्योंकि यहाँ पे रेयर अर्थ मटेरियल निकाले जाते हैं जो मोबाइल में यूज़ होते हैं। ठीक है, और जो आपके अन्य डिवाइसेस हैं उसमें यूज़ होते हैं। ठीक है, और उनका बहुत ही स्तर पर, बहुत बड़े स्तर पर दोहन हो रहा है, और इसीलिए यूएसए ग्रीनलैंड पे अपना दावा ठोकना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, तो ये प्रश्न बन सकता है। ग्रीनलैंड भौगोलिक रूप से उत्तर अमेरिका का हिस्सा है, उत्तरी अमेरिका का। ठीक है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का, यूएसए की बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन राजनीतिक रूप से इसके ऊपर डेनमार्क के अधिकार हैं, मतलब ये राजनीतिक रूप से डेनमार्क के कंट्रोल में है। माजुली द्वीप की बात करें दोस्तों, ये असम में विश्व के सबसे बड़ा नदी द्वीप के रूप में जाना जाता है, और ये ब्रह्मपुत्रा नदी पर स्थित है। कहाँ पे? असम में। इंडोनेशिया विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह, ठीक है, अब इंडोनेशिया विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह वाला देश है, ये याद रखना है इंडोनेशिया के बारे में। ठीक है,
अगला प्रश्न, दक्षिण गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो दोस्तों ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में बन जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट है, गोदावरी को। ठीक है, तो याद रखेंगे गोदावरी को क्या बोलते हैं दोस्तों? दक्षिण की गंगा या बूढ़ी गंगा दोनों कहते हैं। ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट है। चलिए यहाँ पे देखिए, जो कावेरी है ना, उसको हम दक्षिण की गंगा कहते हैं पवित्रता के दृष्टिकोण से। गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, 1465 किलोमीटर इसका लेंथ है। इसका उद्गम है ये महाराष्ट्र के नासिक जिले में जो त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ियां वहां से स्टार्ट होता है। कावेरी को अक्सर इसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो मैंने आपको डिस्कस कर लिया था पहले ही। स्पीड थोड़ा सा फास्ट करते हैं और आप अब कॉन्स्टेंटली सुनेंगे मुझे। ठीक है, उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पुष्प है वो कौन सा है? तो दोस्तों पलाश है। और अन्य प्रश्न जो इससे बन सकते हैं आप उसको जान लीजिए। आपसे यहाँ पे प्रश्न बनेगा दोस्तों कि पलाश को निम्नलिखित में से अन्य किस नाम से जानते हैं? तो टेसू, ढक और जंगल की आग भी इसको कहते हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष अशोक है, राजकीय पक्षी सारस क्रेन है और राजकीय पशु दोस्तों बारहसिंघा है। और दोस्तों राजकीय चिन्ह जो उत्तर प्रदेश का है उसमें दो मछलियां आपको देखने को मिलेंगी, उसमें तीर धनुष देखने को मिलेगा और गंगा और यमुना का संगम आपको देखने को मिलेगा। ये सब आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, विश्व की सबसे गहरी झील डीपेस्ट लेक इन द वर्ल्ड कौन सी है? तो दोस्तों बैकाल झील है। और यहाँ पे बैकाल झील के बारे में बात करेंगे, सुपीरियर झील के बारे में मैं बताता हूँ। विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील या फिर मीठे पानी की झील सुपीरियर झील है। ये संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच में बाउंड्री बनाती है और जो 5 ग्रेट लेक्स हैं कनाडा और यूएसए के बाउंड्री पे, उसमें से ये एक है और ये सबसे पश्चिमी हिस्से में ये आती है उन 5 ग्रेट लेक्स में। तो आपको ये भी याद रखना है। कैस्पियन सागर विश्व का सबसे बड़ा खारे पानी का झील है, आपने पहले ही जान रखा है ये। ठीक है, और विक्टोरिया झील की बात करें तो दोस्तों ये अफ्रीका महाद्वीप में है और यहीं से नील नदी निकलती है जो विश्व की सबसे लंबी नदी है। बैकाल झील रूस के साइबेरिया क्षेत्र में स्थित है, एक मीठे पानी का झील है। आपको बाकी इन दोनों के बारे में मैंने बता दिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 देखिए क्या पूछा गया है। भारत के किस राज्य में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो दोस्तों राइट आंसर है असम। ठीक है, आप याद रखेंगे। और काजीरंगा किस लिए फेमस है इसके बारे में जान लेते हैं। यह उद्यान एक सिंग वाले गैंडे के लिए फेमस है, विश्व प्रसिद्ध है। ठीक है, और यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों की सूची में ये शामिल है और ब्रह्मपुत्र नदी इस राष्ट्रीय उद्यान के बीच से होकर बहती है, याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए क्या बना है आपसे। उत्तर प्रदेश के किस जिले को इत्र शहर यानी सिटी या परफ्यूम कहा जाता है? राइट आंसर है इसमें ऑप्शन सी कन्नौज। कन्नौज को क्या बोलते हैं दोस्तों? इत्र नगरी के नाम से भी जानते हैं, याद रखिएगा। और यहाँ पे देखिए कुछ अन्य महत्वपूर्ण पॉइंट। कन्नौज प्राचीन काल से ही सुगंधित तेलों और इत्र के निर्माण का केंद्र रहा है। यहाँ का गुलाब जल और मिट्टी की जो सौंधी खुशबू है वो वाला इत्र काफी प्रसिद्ध है विश्व स्तर पर। हर्षवर्धन के शासनकाल में कन्नौज उत्तर भारत का प्रमुख राजनीतिक केंद्र भी था। ठीक है, किसके शासनकाल में? हर्षवर्धन के शासनकाल में। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों राइट आंसर है इसमें आपका क्या होगा बताइए। यहाँ पे यंत्र की बात हुई है, स्केल की बात नहीं हुई है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी सिस्मोग्राफ। ठीक है, और स्केल जब पूछेगा दोस्तों तो क्या हो जाएगा आपका? रिएक्टर स्केल। ठीक है, तो आप वो भी याद रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए भूकंप की तीव्रता को मापने वाला पैमाना क्या है? वो रिक्टर स्केल है। इंस्ट्रूमेंट क्या है? सिस्मोग्राफ है। बैरोमीटर का उपयोग दोस्तों वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए करते हैं। और हाइग्रोमीटर मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये हवा में मौजूद आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी को मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और इस प्रकार हमने 40 क्वेश्चन के साथ साथ आपने 40 क्वेश्चन में दोस्तों 300 प्रश्नों को देख लिया है। ठीक है, अब खुद से पूछिए क्या आपने देखा है या नहीं। और अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो तुरंत कीजिए। ठीक है, चलिए बात करते हैं अन्य प्रश्नों पे। अगला प्रश्न अब आपसे साइंस का है। देखिए विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वो क्या है बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, तो बताइए इसका रासायनिक नाम क्या होगा बताइए। इसको बोलते हैं दोस्तों स्कर्बिक एसिड। और जो आपको ऑप्शन ए में दिख रहा है वो क्या है बताइए। उसके बारे में भी अगर आपसे प्रश्न बने तो आपको याद रखना है, ये रेटिनॉल है। ठीक है, और ये विटामिन ए को डिनोट करता है। कैल्सीफेरॉल विटामिन डी को डिनोट करता है। टेकोफेरॉल के बारे में आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। चलिए इनके बारे में कुछ थोड़ा और यहाँ पे जानिए। देखिए अगर विटामिन सी की कमी होती है तो दोस्तों शरीर में स्कर्वी नामक रोग होता है और जिसमें मसूड़ों से खून आता है। तो देखिए हम हर एक ना पॉइंट को थोड़ा सा डिटेल में इसलिए देखते हैं, एग्जामिनर क्या पता इधर उधर से प्रश्न पूछ ले। ठीक है, तो इसलिए हमें जान के चलना है। और देखिए विटामिन सी कहाँ पे मिलता है, तो आंवला, नींबू और संतरा इसका सबसे अच्छा प्राकृतिक स्रोत है। तो
तो इसमें अगर ऑप्शन में आंवला दिखे तो आपको आंवला ट्रिक करना है, ठीक है। मतलब अगर सबसे अधिक पूछे तो। उसके बाद यह घाव भरने और शरीर में जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है उसको बढ़ाने में सहायक होता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखें आपसे क्या बनेगा। इनोमेंट का क्वेश्चन है, ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाया जाता है? तो दोस्तों बताइए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, समताप मंडल में। इसको इंग्लिश में स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, अगर हम बात करें क्षोभ मंडल के बारे में, तो दोस्तों आपसे प्रश्न बनता है कि जो मौसम संबंधित घटनाएं हैं, जो बारिश होने की घटनाएं हैं, बिजली गड़कने की घटनाएं हैं, गड़कना नहीं तड़कना, ठीक है यही सब दिक्कत है ना फास्टली बोलने का, है ना। तो ये सभी घटनाएं क्षोभ मंडल में आपको देखने को मिलती हैं। समताप मंडल में आपको ओजोन परत भी मिलता है और जहाज भी इसी में मोस्टली उड़ाया जाता है, क्योंकि इसमें जो बादल बिजली की घटनाएं नहीं घटित होती हैं। उसके बाद जो मीजोस्फीयर है मध्यमंडल, इसमें लुक गिरने की मतलब घटना घटित होती है। इसमें जब मीटियोराइट्स आते हैं मतलब उल्कापिंड, तो उसमें घर्षण की वजह से जलते हुए दिखाई देते हैं। और वहां पे दोस्तों बहुत सारे लोग अपनी विश मांगते हुए आपको दिखाई देंगे, ठीक है, कि लुक गिर रहा है या फिर ऐसे कुछ, मतलब लकी स्टार कह देते हैं उसको, है ना आयन मंडल की विशेषता क्या है? तो दोस्तों जो आप मोबाइल यूज कर रहे हैं और रेडियो यूज करते हैं, ठीक है, अगर आयन मंडल ना हो तो वो सब सारी चीजें संभव नहीं होंगी, ठीक है, याद रखना है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बातें आप पढ़िए। इससे जुड़ी जो महत्वपूर्ण बातें हैं आपके सामने हैं। ओजोन परत सूर्य से आने वाली जो हानिकारक पराबैंगनी किरणें हैं उनको सोख लेती है और ये इसको क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो गैस है इस परत को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाती है और इसमें जो क्लोरीन है वो। उसके बाद दोस्तों प्रतिवर्ष 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है कि हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन को मतलब कम इमिट करें और ओजोन की लेयर को मजबूती से बनाए रखें, है ना। कंप्यूटर का मस्तिष्क, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसे कहते हैं? कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो बताइए ब्रेन ऑफ कंप्यूटर क्या है? तो दोस्तों राइट आंसर है इसमें सीपीयू, ठीक है। सीपीयू का फुल फॉर्म मैं बताऊंगा, लेकिन रैम का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है, और इसके बारे में आपको याद रखना है। उसके बाद हार्ड डिस्क क्या है? तो दोस्तों ये सेकेंडरी डिस्क होता है, ठीक है। उसके बाद मॉनिटर क्या होता है? तो आप बताइए मॉनिटर क्या होता है। चलिए हम बात करते हैं अब इसमें थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर। सीपीयू का फुल फॉर्म आपसे पूछा जाएगा तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है और इसके मुख्यतः 3 भाग होते हैं। ये भी प्रश्न बना हुआ है बहुत सारे एग्जामों में। एक तो है आपका एएलयू, एक है सीयू और एक है मेमोरी। एएलयू का फुल फॉर्म पूछा जाता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट है। सीयू क्या है? कंट्रोल यूनिट है। और जो मेमोरी है वो मेमोरी का काम करता है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट जैसे जो आप न्यूमेरिकल बेस्ड जो लॉजिकल चीजें करते हैं तो वो इसी से पॉसिबल होती हैं, ठीक है। और यहाँ कंप्यूटर के सभी जो निर्देशों का प्रोसेसर और नियंत्रित करने का ये काम करता है, ठीक है। तो कंप्यूटर के सभी निर्देशों को प्रोसेस करना और नियंत्रित करना सीपीयू का काम है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न, जो ब्लड होता है उसकी क्लॉटिंग यानी कि थक्का जमने का जो इसमें सहायक विटामिन है वो कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राइट आंसर है ऑप्शन डी, विटामिन के, ठीक है, याद रखेंगे विटामिन के। अगर विटामिन के ना हो आपके शरीर में तो कट जाएगा, खून बहता रहेगा और इसको हीमोफीलिया नाम की बीमारी कहते हैं और इसको राजशाही बीमारी भी कहते हैं, क्योंकि ये इंग्लैंड के जो महारानी है विक्टोरिया यानी कि जो सम्राज्ञी परिवार है, यानी कि एक तरह से कहें एक तरह से इलाइट ग्रुप ऑफ फैमिली की बीमारी है ये। मतलब सबसे पहले राजशाही वंश में ये बीमारी देखी गई थी, ठीक है। विटामिन ए, डी और ई के बारे में ए के बारे में मैंने बता दिया, डी के बारे में बता दिया। ई के बारे में दोस्तों, जैसे अगर विटामिन ई की कमी है तो आप खूबसूरत कम दिखेंगे, आप में नपुंसकता के लक्षण देखे जा सकते हैं, ठीक है। तो विटामिन ई की विशेषता आप जान चुके हैं। आपसे प्रश्न बनेगा इन सभी विटामिन से, तो याद रखेंगे इनको विटामिन कहते हैं, लेकिन हम थोड़े से देहाती हैं, ठीक है और हमने जो स्लैंग सीखी है या फिर जो प्रोनाउंसिएशन सीखी है वो थोड़ा सा मिस्टेक में आता है, लेकिन आपको जीके के दृष्टिकोण से देखना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, इसकी कमी होने पर, चोट लगने पर खून बहना जल्दी बंद नहीं होता, मैंने बता दिया है। शरीर में जो प्रोथ्रोम्बिन के निर्माण के लिए विटामिन के अनिवार्य है, ठीक है। और हरी पत्तेदार सब्जियां और पनीर इसके मुख्य स्रोत हैं, याद रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है देखिए, आपसे प्रश्न बना है पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में यानी कि इकोसिस्टम शब्द के बारे में सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था इसका, ठीक है। तो आपसे प्रश्न बनेगा और आपको आंसर करना होगा। राइट आंसर है ऑप्शन बी, एजी टांसले महोदय, ठीक है।
याद रखेंगे। और इकोसिस्टम क्या होता है इसके बारे में आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो मेरा इन्वायरमेंट का क्लास कंटिन्यू होगा थोड़े ही दिन के बाद। मैंने अपलोड तो कर दिया है, लेकिन अब एक एक लेक्चर आ रहा है, 4 लेक्चर आ चुका है, वहाँ से ये चीज़ें आप सीख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए एजी टांसले ने 1935 में इस अवधारणा को प्रस्तुत किया था। ठीक है, कौन सा अवधारणा? इकोसिस्टम। उसके बाद अब इसमें जो जैविक यानी लिविंग और जो नॉन लिविंग है अजैविक, इन घटकों के बीच में अंतर संबंध का अध्ययन करते हैं। किसमें बताइए? पारिस्थितिकी तंत्र में। ठीक है, उसके बाद दोस्तों ऊर्जा का मुख्य स्रोत किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में सूर्य का प्रकाश होता है, याद रखेंगे। चलिए इसमें देखिए अगला प्रश्न क्या है, www का जो आविष्कारक किसे माना जाता है? तो दोस्तों www का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब, और इसके आविष्कारक कौन है बताइए? राइट आंसर ऑप्शन बी, टिम बर्नर्स-ली। याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखिए बिल गेट्स अभी बहुत खबरों में है, एप्स्टीन फाइल में इनका नाम आया है। और आपको पता है माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर हैं ये। स्टीव जॉब्स के बारे में आप बताएंगे। मार्क जुकरबर्ग तो आपको पता होगा, फेसबुक के ओनर हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए www के बारे में थोड़ा डिटेल। वर्ल्ड वाइड वेब तो मैंने बता दिया था। इसका आविष्कार 1989 में सन लैब में, ठीक है, हुआ था। आप याद रखेंगे। ठीक है, देखिए जल्दी जल्दी वाले चक्कर में शब्द का उच्चारण भी इधर उधर हो जाता है। ठीक है, कोई बात नहीं, आप मैनेज करेंगे। ठीक है, और पहला जो वेब ब्राउजर है दोस्तों वो क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, और बाद में नेक्सस नाम से बनाया गया था। अगला प्रश्न देखिए क्या है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो दोस्तों ये किसका मात्रक है? दूरी का। ठीक है, और इससे जो जुड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपके एग्जाम में बनेंगी वो है क्या? एक प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश एक वर्ष में निर्वात में तय करता है। ठीक है, इसका उपयोग खगोलीय पिंडों और तारों और ग्रहों के बीच की दूरी मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। एक प्रकाश वर्ष लगभग 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर के बराबर होता है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, चलिए बात करते हैं अन्य प्रश्नों पे। चिपको आंदोलन इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है, इसके ऊपर अपना जवाब दीजिए। इसके संबंध में मुख्य रूप से मतलब ये किनका संरक्षण से संबंधित आंदोलन था बताइए? दोस्तों राइट आंसर है वन संरक्षण। ठीक है, और बाघ संरक्षण तो नहीं है, बाघ संरक्षण अलग है, जल संरक्षण अलग है। तो आप याद रखेंगे चिपको आंदोलन वन संरक्षण से रिलेटेड है, इसके बारे में जान लीजिए। एक प्रश्न पक्का है यहाँ से। ठीक है, क्योंकि आजकल जंगल और पेड़ पौधे बहुत जरूरी हैं, है ना। अब इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। यह आंदोलन 1970 के दशक में उत्तराखंड, तब उत्तर प्रदेश का हिस्सा था, वहां के चमोली जिले में शुरू हुआ था। सुंदरलाल बहुगुणा और गौरी देवी इस आंदोलन के प्रमुख नेता थे। इन दोनों का नाम याद रखेंगे, बहुत पूछा जाता है। इसमें लोग पेड़ों को काटने से बचाने के लिए उससे चिपक गए थे। ठीक है, तो याद रखिएगा, इसीलिए इसको चिपको आंदोलन कहते हैं। कंप्यूटर में रैम का फुल फॉर्म क्या है? मैंने थोड़ी देर पहले बताया है। तो दोस्तों इसका फुल फॉर्म क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। इससे जुड़ी महत्वपूर्ण बातें क्या हैं? यह एक अस्थायी यानी वोलाटाइल मेमोरी है। आपके ट्रिपल सी जैसे एग्जामों में भी आएगा, यानी बिजली कटने पर इसका डेटा मिट जाता है। इसे प्राइमरी मेमोरी भी कहा जाता है, और कंप्यूटर की जो गति है उसको ये प्रभावित करता है। इसके विपरीत जो रोम है वो रीड ओनली मेमोरी है और एक अस्थायी मेमोरी होता है। ठीक है, जैसे हार्ड डिस्क भी एक अस्थायी मेमोरी है, लेकिन हार्ड डिस्क सेकेंडरी मेमोरी है, लेकिन रैम और रोम जो है वो प्राइमरी मेमोरी है। और रैम क्या है कि ये रैंडम एक्सेस है, और जो रोम है वो रीड ओनली है, जैसे हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है ना, उस प्रकार से। चलिए अगला प्रश्न क्या है? पीतल यानी ब्रास की इन दो धातुओं का मिश्रण है, बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, तांबा और जस्ता का। बहुत बार पूछा गया है, इसीलिए यहाँ पे आपको देखने को मिला है। अब यहाँ पे देखिए, अब इसमें 70% क्या होता है? तांबा होता है, और 30% जस्ता होता है, यानी कि जिंक होता है। याद रखेंगे, तांबा और टीन के मिश्रण से दोस्तों ब्रॉन्ज बनाया जाता है। ठीक है, कांसा, आपको पता होगा कांस्य युग के बारे में, है ना। और यहाँ पे देखिए पीतल का उपयोग वाद्य यंत्रों, सजावटी सामानों और बर्तनों में व्यापक रूप से होता है। ठीक है, तो जो वाद्य यंत्र होते हैं उसमें पीतल का प्रयोग किया जाता है, सजावटी सामानों में भी और बर्तनों में भी। अगला प्रश्न देखिए क्या है? ग्रीन हाउस गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस शामिल है? दोस्तों मुख्य रूप से पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर क्या है? जब मुख्य रूप से पूछे तो आप कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जाएंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा। अब इससे जुड़े जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं वो क्या है?
कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा जो मीथेन है, जलवाष्प है, ये भी ग्रीन हाउस गैस के श्रेणी में आते हैं, ठीक है। और नाइट्रस ऑक्साइड भी आता है, ये भी याद रखेंगे। ये गैस पृथ्वी को गर्म, ठीक है, करने में सहायक होते हैं और इन्हीं की वजह से ग्लोबल वार्मिंग जैसी घटनाएं घटित होती हैं, ठीक है। और ये करते क्या है, जैसे वायुमंडल में फैल गए और जो प्रकाश की किरणें धरती पे आती हैं और जब पुनः वापस लौटती हैं तो उनको कैच कर लेते हैं और फिर से रिफ्लेक्ट करके वायुमंडल को गर्म रखते हैं, ठीक है। उसके बाद क्योटो प्रोटोकॉल इन गैसों के उत्सर्जन को कम करने से संबंधित है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, कंप्यूटर की सबसे छोटी इकाई बिट क्या क्या अर्थ है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, बाइनरी डिजिट, ठीक है। और अगर आपने केबीसी देखा हो, ठीक है, तो उसमें मतलब एक छोटा सा क्वेश्चन बना था और उसमें जिस लड़की से क्वेश्चन पूछा गया था उसके दोस्त ने उसके साथ गद्दारी कर दिया, नहीं तो वो लड़की उस दिन 80,000 रुपये जीत रही थी, ठीक है। और दोस्त ने गद्दारी कर दी और उसको सही आंसर पता होते हुए भी, आप देखना कभी फोन कॉल पे, आई थिंक वो मिस्टेक किया है लड़का जानबूझ के, ठीक है। अब वहां पे प्रश्न क्या था मैं आपको बताऊं, प्रश्न ये था कि 4 बिट किसके इक्वल होता है, और बहुत सिंपल क्वेश्चन है। और जिससे वो पूछती है दोस्तों, वो एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियर है, तो क्या उसे नहीं पता होगा? तो उसने चीट किया था। और तो ऐसे दोस्तों से संभल के रहें और अच्छे दोस्त बनाएं, ठीक है। तो 4 बिट एक निब्बल के बराबर होता है, आप याद रखेंगे। और ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। और जब यहीं पे 4 बिट और जुड़ जाता है तो 8 बिट हो जाते हैं और 8 बिट मिलके दोस्तों 1 बाइट बनाते हैं, ठीक है। और बाइनरी डिजिट डिजिट चले इसके बारे में थोड़ा सा जानिए, अपना ही मजाक बनाने में मजा आता है ना। यहाँ पे देखिए 1 बिट में केवल 2 ही मान हो सकते हैं, 0 और 1, ठीक है। 8 बिट मिलके बाइट बनाते हैं। कंप्यूटर की मेमोरी को मापने की सबसे छोटी इकाई क्या है? बिट है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यकृत, ठीक है। याद रखिएगा, आपसे प्रश्न बनेगा। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें, यकृत का काम क्या है? तो दोस्तों ये वसा के पाचन में मदद करता है, ठीक है। और ये पित्त रस बनाता है, बाइल का निर्माण करता है। आपसे प्रश्न बनेगा, ये शरीर की सबसे बड़ी रासायनिक प्रयोगशाला माना जाता है, ठीक है। यकृत ही क्या है? शरीर का सबसे बड़ा रासायनिक प्रयोगशाला, ठीक है। पीयूष ग्रंथ की बात करें तो दोस्तों मास्टर ग्रंथि कहा जाता है किसको? पीयूष ग्रंथि को, क्योंकि ये क्या करता है? ग्रंथियों को नियंत्रित करने का कार्य करता है। तो याद रखेंगे, ग्रंथियों को नियंत्रित करने का कार्य पीयूष ग्रंथि करता है, ठीक है। और इसको मास्टर ग्रंथि कहते हैं। अगला प्रश्न विश्व पर्यावरण दिवस के बारे में है। और विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 5 जून को, ठीक है। याद रखेंगे। उसके बाद दोस्तों अन्न के बारे में अगर हम बात करें, जैसे अन्न जो डेट है, और उससे पहले इसकी शुरुआत कब हुई? तो स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था 1972 में और ये 1974 से शुरू हुआ था, ठीक है। तो याद रखेंगे, जो विश्व स्तर पर पर्यावरण दिवस मनाने की मुहिम स्टार्ट हुई 1974 में, और इसका जो मतलब एक तरह से अनाउंसमेंट हुआ था, स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था 1972 में, उसका उसमें इसका अनाउंसमेंट हुआ था, ठीक है। अब 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। और इसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के प्रति वैश्विक जागरूकता फैलाना है। किसका उद्देश्य? विश्व पर्यावरण दिवस का चलिए जल्दी जल्दी ज़्यादा प्रश्न कराने ना, कि आपका टाइम भी बचे। और आप फीडबैक में बताइएगा अगर स्पीड स्लो करना है तो भी। लेकिन मेरे पास टाइम की पाबंदी इसलिए है दोस्तों, क्योंकि 1 घंटे 30 मिनट से ज़्यादा लेक्चर ना एडिट करने में दिक्कत होती है, एक्सपोर्ट होता नहीं है ठीक से, ठीक है। तो ये चीज़ आप समझिएगा। आधुनिक कंप्यूटर का जनक, फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर किसे कहा जाता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, एलन ट्यूरिंग को, ठीक है। आइए बात करते हैं इसके जुड़े अन्य महत्वपूर्ण पॉइंट्स के ऊपर। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है, जिसको हम एनालिटिकल इंजन के लिए देखते हैं। एलन ट्यूरिंग को आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान और एआई का जनक माना जाता है। विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर क्या था? तो दोस्तों उसका नाम इनियाक था, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए जितना कुछ मैं बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न देखिए आपसे पूछा गया है, सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो दोस्तों हमें पता होना चाहिए, सूर्य के मुख्य ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन, ठीक है। तो याद रखिएगा, अब नाभिकीय संलयन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आपको जाननी जरूरी है। नाभिकीय संलयन, इसको इंग्लिश में न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। इसमें 2 हाइड्रोजन नाभिक मिलकर हीलियम बनाते हैं और एनर्जी निकलती है, ठीक है। और इस प्रक्रिया में अपार मात्रा में ऊर्जा उष्मा के रूप में उत्सर्जित होती है। हाइड्रोजन बम भी इसी नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है। आइए बात करते हैं इनोवेंट से रिलेटेड एक प्रश्न के ऊपर।
रेड डाटा बुक किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, IUCN के द्वारा। ठीक है, तो याद रखेंगे। और यहाँ पे उससे जुड़े महत्वपूर्ण पॉइंट्स क्या हैं? इसमें दुनिया भर के जो विलुप्त प्राय और संकटग्रस्त जीव हैं उनकी सूची है। और IUCN का फुल फॉर्म आपसे पूछा जाए तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर होता है। संकटग्रस्त प्रजातियों को गुलाबी पृष्ठों पर दर्शाया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए क्या है। कंप्यूटर की जो स्थायी मेमोरी है, नॉन वोलाटाइल मेमोरी है, वो कौन सी है? निम्नलिखित में से छांट के बताइए। राइट आंसर है वो है सी, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, ये क्या है दोस्तों? नॉन वोलाटाइल है, यानी कि अस्थाई मेमोरी है। अब इसके बारे में देखिए, इसका फुल फॉर्म आपको पता चल गया, रीड ओनली मेमोरी। और इसमें कंप्यूटर को शुरू यानी बूट करने वाले महत्वपूर्ण निर्देश BIOS के रूप में संग्रहित होते हैं। बिजली बंद होने पर रूम में मौजूद डाटा सुरक्षित रहता है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है? जो साउंड है उसकी तीव्रता को मापने की इकाई क्या है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, डेसिबल। ठीक है, और फ्रिक्वेंसी को मापने की इकाई हर्ट्ज है। और जो शक्ति है, ठीक है, जो बिजली की शक्ति है वो वॉट है। और ऊर्जा का जो मात्रक है वो जूल है। सामान्य बातचीत की बात करें तो उसमें जो ध्वनि का एक तरह से डेसिबल यूनिट है वो 30 से 40 डेसिबल होता है सामान्य बातचीत। 85 डेसिबल से अधिक ध्वनियां निरंतर सुनने पर बहरापन हो सकता है, इसको हम नॉइज कह सकते हैं। हर्ट्ज का उपयोग हमने क्या बोला? फ्रिक्वेंसी यानी कि आवृत्ति मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, इंटरनेट पर डेटा ट्रांसमिशन के नियमों को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसको हम बोलते हैं क्या? प्रोटोकॉल। ठीक है, याद रखेंगे। देखिए अगर आप मेल भेजते हैं तो भी प्रोटोकॉल लगते हैं। ठीक है, और यहाँ पे कुछ प्रोटोकॉल आप देख लीजिए जो आपके CCC और लेखपाल, आपके होमगार्ड सभी एग्जामों में बहुत ही महत्वपूर्ण है, कांस्टेबल के भी एग्जाम में। यहाँ पे देखिए TCP और IP इंटरनेट पर उपयोग होने वाले सबसे महत्वपूर्ण मानक प्रोटोकॉल हैं। ठीक है, और जो HTTP है इसको हम क्या बोलते हैं? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये वेब ब्राउजिंग के लिए उपयोग होता है। ठीक है, तो आपने बहुत बार देखा होगा HTTP एरर 403, 404, 405 ऐसे आता है ना, तो ये है एक प्रोटोकॉल। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म पूछ ले तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, और इसकी संभावना बहुत अधिक है पूछने की। प्रोटोकॉल ये सुनिश्चित करते हैं कि डेटा सही ढंग से और सुरक्षित रूप से अपने गंतव्य तक पहुंचे, मतलब जहां भेजा जा रहा है वहां तक पहुंचे। ठीक है, अब बात करते हैं अन्य प्रश्नों पे। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 61 क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा प्रमुख स्थल उत्तर प्रदेश में मेरठ जिले में स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन सी, आलमगीरपुर। ठीक है, तो याद रखेंगे मेरठ जिले में स्थित जो स्थलीय सिंधु घाटी सभ्यता का नाम है आलमगीरपुर। और आपसे प्रश्न बनता है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थली कौन है? तो वो भी आलमगीरपुर ही है। ठीक है, लोथल आपको गुजरात में देखने को मिलता है, कालीबंगा आपको राजस्थान में, और रोपड़ आपको कहाँ पे देखने को मिलता है? कमेंट कीजिए। आइए बात करते हैं अन्य महत्वपूर्ण पॉइंट्स के ऊपर। आलमगीरपुर सिंधु घाटी सभ्यता का ये मैंने आपको बता दिया, हिंडन नदी के तट पर स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आप याद रखेंगे, जो यमुना की एक सहायक नदी है, इसकी खुदाई वर्ष 1958 में यज्ञदत्त शर्मा द्वारा कराई गई थी। और ये होता है महत्वपूर्ण प्रश्न, क्योंकि यहां से आपके एग्जाम में खुदाई से रिलेटेड प्रश्न बनेगा तो डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो 1958 में यज्ञदत्त शर्मा द्वारा इसकी खुदाई करवाई गई थी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में राजस्व परिषद यानी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे स्थित है? मैं चाहता हूं ये प्रश्न आपके ना सपने में भी आए, क्योंकि लगभग आपके हर एक टेस्ट में इससे एक क्वेश्चन आया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, प्रयागराज इलाहाबाद में। अगर हम न्यायिक मुख्यालय की बात करें तो, अगर हम प्रशासनिक की बात करें तो वो लखनऊ में है। ठीक है, अब इसकी स्थापना और स्थापना से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, और देखिए स्क्रीनशॉट भी ले लिया कीजिए। इसकी स्थापना 1831 में प्रयागराज में की गई थी। यह उत्तर प्रदेश का शीर्ष राजस्व न्यायालय है। ठीक है, टॉप रेवेन्यू कोर्ट है। वर्तमान में इसकी जो प्रशासनिक कार्यालय है वो लखनऊ में है, और न्यायिक कार्यालय मैंने बता ही दिया है ना। अगला प्रश्न, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पे दिया था, जिसको हम धम्म चक्र प्रवर्तन और धर्म चक्र प्रवर्तन दोनों के नाम से जानते हैं? ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सारनाथ। याद रखेंगे, और इससे जुड़ी महत्वपूर्ण बातें यहाँ पे देख लीजिए क्या क्या है। सारनाथ उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के निकट स्थित एक महत्वपूर्ण बौद्ध स्थली है। ठीक है, और उस समय इसको जहाँ पे इन्होंने स्पीच दिया था ऋषि पत्तन करके जाना जाता था। बुद्ध ने यहाँ अपने 5 शिष्यों को पहले उपदेश दिया था। सारनाथ का जो धमेक स्तूप है और अशोक स्तंभ है, ये ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न,
1857 के विद्रोह के दौरान लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों इनका नाम है बेगम हजरत महल। ठीक है, याद रखेंगे। उसके बाद दोस्तों अगर आपसे प्रश्न पूछे झांसी की रानी, तो ये झांसी से थी। ठीक है, जहां पे उत्तर प्रदेश का क्या है, चारागाह अनुसंधान केंद्र है। उसके बाद दोस्तों लियाकत अली और तात्या टोपे कहाँ से संबंधित थे? कमेंट करके आप बताइए। ठीक है, यहाँ पे बेगम हजरत महल से जुड़ी अन्य महत्वपूर्ण बातें देखिए। यहाँ पे क्या है, इन्होंने अपने एक अल्पवयस्क पुत्र जिसका नाम था बिरजिस कादिर, ठीक है, उसको नवाब घोषित कर दिया और विद्रोह का इन्होंने संचालन किया था बेगम हजरत महल ने लखनऊ में। ठीक है, अंत में विद्रोह के विफल होने पर ये नेपाल चली गई थी और लखनऊ में विद्रोह को दबाने का मुख्य कार्य ब्रिटिश अधिकारी हेनरी लॉरेंस थे। ठीक है, तो हेनरी लॉरेंस ने ही क्या किया था, इनके अगेंस्ट यहाँ पे मोर्चा संभाला था। किनके अगेंस्ट? बेगम हजरत महल के। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का मुख्यालय किस जिले में स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों ये है प्रयागराज में और आपको याद रखना है। यहाँ पे अन्य महत्वपूर्ण पॉइंट्स आपसे क्या पूछे जाएंगे, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों 1 अप्रैल 1937 को इसकी स्थापना हुई थी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है स्टेट पीसीएस के जो तैयारी में लगे हुए अभ्यर्थी हैं। ठीक है, और आपके लिए तो है ही। यह उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन ग्रुप ए ग्रुप बी के अधिकारियों की भर्ती करता है। आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। आगरा शहर की स्थापना 1504 ईस्वी में किस सुल्तान ने की थी? तो दोस्तों राइट आंसर है इसमें ऑप्शन सी, सिकंदर लोदी ने। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा। अगला प्रश्न से पहले कुछ जानकारियां। सिकंदर लोदी ने दिल्ली सल्तनत की राजधानी दिल्ली से स्थानांतरित किया था कहां? आगरा में। और उसने गुलरुखी नाम से, ठीक है, अपने गुलरुखी उपनाम से इसने फांसी में कविताएं भी लिखी। आगरा का किला और ताजमहल बाद में क्या बने? मुगल काल की वास्तुकला के प्रतीक बने थे। ठीक है, अभी भी हैं। यहाँ पे अगला देखिए क्या है, उत्तर प्रदेश में पंचायती राज निदेशालय की स्थापना कब की गई थी? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट आंसर ऑप्शन बी है, 1948 में। ठीक है, पंचायती राज निदेशालय की स्थापना, इससे जुड़ी महत्वपूर्ण बातें क्या हैं? इसकी स्थापना उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत या राज व्यवस्था के सुदृढ़ करने हेतु की गई थी। वर्तमान में यह पंचायती राज विभाग के अधीन एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक इकाई है। इसका मुख्य कार्य ग्राम पंचायतों के विकास कार्यों का पर्यवेक्षण करना है। ठीक है, अगला प्रश्न, हर्षवर्धन ने अपनी दूसरी राजधानी किसे बनाया था? तो दोस्तों राइट आंसर है इसमें कन्नौज को। थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था। इससे जुड़ी महत्वपूर्ण बातें, हर्ष की पहली राजधानी क्या थी? थानेश्वर हरियाणा, जिसके थानेश्वर हरियाणा में जो है, ठीक है, हरियाणा हरियाणा दोस्तों, ठीक है, जिसे बाद में उसे कन्नौज यानी यूपी स्थानांतरित किया था। किसने? हर्ष ने। ठीक है, उसके बाद चीनी यात्री वेनसांग हर्षवर्धन के काल में ही भारत आया था। कन्नौज को उस समय महोदय नगरी के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, किस नाम से? महोदय नगरी। काकोरी ट्रेन डकैती की बात करें तो अब काकोरी ट्रेन एक्शन की बात हो जाती है। ठीक है, ये घटना कब हुई थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 9 अगस्त 1925 को। याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आपसे। देखिए, इसको पहले डकैती कहते थे और ये भारत के क्रांतिकारियों द्वारा की गई थी और इन्होंने आज़ादी दिलाने के लिए की थी, इसलिए अब इसको काकोरी ट्रेन एक्शन कहते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। अब यहाँ पे देखिए कुछ महत्वपूर्ण बातें जो पूछी जा सकती हैं। ये घटना लखनऊ के निकट काकोरी नामक स्थान पर हुई थी। इसमें हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के क्रांतिकारी शामिल थे। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान और रोशन सिंह, इस घटना के लिए इनको फांसी दी गई थी। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? ऑप्शन सी, यानी कि 8 वर्ष का। ठीक है, याद रखेंगे। और इससे जुड़ी महत्वपूर्ण बातें क्या हैं? वर्ष 2012 में एक संशोधन द्वारा लोकायुक्त का जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष से बढ़ाकर 8 वर्ष कर दिया गया था। उत्तर प्रदेश के पहले लोकायुक्त कौन है? तो दोस्तों इनका नाम है न्यायमूर्ति विशंभर दयाल जी। ठीक है, लोकायुक्त राज्य में भ्रष्टाचार के मामले को जांच करने वाली एक स्वायत्त संस्था है। ठीक है, 71 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या है, प्राचीन काल में मथुरा किस महाजनपद की राजधानी थी? बताइए। इसका राइट आंसर है दोस्तों सूर से, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। याद रखिएगा। इससे जुड़ी महत्वपूर्ण बातें, कुल 16 महाजनपदों में से 8 महाजनपद वर्तमान उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में स्थित थे। ठीक है, और पांचाल की राजधानी अहिछत्र और काम्पिल्य थी, ये भी याद रखना है। उसके बाद मथुरा यमुना नदी के तट पर स्थित और व्यापार एक प्रमुख केंद्र था। ठीक है, तो मथुरा जो है यमुना नदी के तट पर स्थित था और व्यापार का एक प्रमुख केंद्र था उस टाइम पे। अगला प्रश्न,
इलाहाबाद हाई कोर्ट की बात हो रही है, तो दोस्तों इसकी स्थापना कब हुई थी? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है 1866 में। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इसकी स्थापना मूल रूप से आगरा में की गई थी, जिसे 1869 में प्रयागराज स्थानांतरित किया गया। ठीक है, तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 72 का जो राइट आंसर है। और यह न्यायाधीशों की संख्या के आधार पर भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है, ये भी याद रखना है। इसकी एक खंडपीठ कहाँ पे है? लखनऊ में स्थित है। तो ये सभी बातें आपको इलाहाबाद हाई कोर्ट के बारे में याद रखनी है। किस मुगल शासक ने फतेहपुर सिकरी को अपनी राजधानी बनाया था? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, अकबर ने। ठीक है, तो याद रखेंगे। इससे जुड़ी महत्वपूर्ण बातें, अकबर ने गुजरात विजय की स्मृति में यहाँ बुलंद दरवाजा भी बनवाया था। ठीक है, और यहाँ शेख सलीम चिश्ती की दरगाह, जोधाबाई महल है और पंचमहल है, वो भी स्थित है। ठीक है, उसके बाद पानी की कमी के कारण बाद में इस राजधानी को छोड़ना पड़ा था। अगला प्रश्न क्या है? गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1931 में। इस समझौते के बाद गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे। ठीक है, और इसे दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और इसके तहत सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करने का, ठीक है, इस पे स्थगित करने का सहमति बनी थी, याद रखना है। ठीक है, तो इस तरह से हमने 74 क्वेश्चन देख लिए, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न देखिए क्या है? उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष, पीसीएस का क्वेश्चन है दोस्तों, पूछा हुआ। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है, पुरुषोत्तम दास टंडन जी। ठीक है, अब इनके बारे में जानिए। पुरुषोत्तम दास जो टंडन है, वो राजश्री की उपाधि से भी इनको नवाजा जाता है। तो आपने सुना होगा इलाहाबाद के आसपास में राजहंसी या फिर राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन एक कॉलेज है, जिसे लोग मतलब होता है ना कि दूर रह के या फिर नकलची करके अपना मास्टर करते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश विधान परिषद के प्रथम सभापति श्री चंद्रभाल थे, याद रखना है। और उसके बाद विधानसभा अध्यक्ष का निर्वाचन सदन के चुने हुए सदस्यों द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न, बौद्ध धर्म की जो वज्रयान शाखा है, उसका उदय उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर माना जाता है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, सारनाथ से। इससे जुड़ी महत्वपूर्ण प्रश्न, वज्रयान शाखा तंत्र मंत्र और गुप्त साधनाओं पर आधारित बौद्ध धर्म का एक रूप है। ठीक है, और सारनाथ बौद्ध धर्म के 4 सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है। सारनाथ में ही मौर्य सम्राट अशोक ने प्रसिद्ध सिंह स्तंभ का निर्माण करवाया था। ठीक है, तो ये सभी प्रश्न आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में पुलिस महानिदेशक का पद किस वर्ष सृजित किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, 1982 में। अब यहाँ पे इससे जुड़े महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है? डीजीपी राज्य पुलिस बल का जो सर्वोच्च पद होता है, याद रखेंगे, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। और इस समय कौन है? श्री नरेश कुमार जी हैं, 1982 में। ठीक है, ये बने थे। ठीक है, इससे पहले राज्य पुलिस का मुखिया आईजीपी कहलाते थे। ठीक है, तो ये सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे और आपको देख के चलना है। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध अतारा देवी मस्जिद उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन बी, जौनपुर में। इससे जुड़े महत्वपूर्ण पॉइंट, इसका निर्माण सरकी शाइक इब्राहिम शाह सरकी, ठीक है, तो मैं फिर से रिपीट करता हूं, इसका निर्माण जो है सरकी शासक इब्राहिम शाह सरकी द्वारा 1408 में करवाया गया था। जौनपुर के मध्यकाल में सिराज हिंद भारत की, ठीक है, सिराज हिंद कहा जाता था। ठीक है, जो जौनपुर है। ठीक है, मैंने इसके पहले वाले लेक्चर में आपको पूछा भी था, बताया भी था। जौनपुर शहर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई जौना खां की याद में की थी। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक की याद में।
यहाँ पे अगला क्वेश्चन है आपसे मॉडर्न हिस्ट्री का। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में प्रयागराज में किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों इसी क्वेश्चन में ही आपको दो तीन चीजें मिल गई। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई? 1923 में। कहाँ पे हुई? तो प्रयागराज, जो पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको ऐसे ही मिल जाता है। तो आप इसका आंसर करने का प्रयास करें ऑप्शन देख के। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, C.R. दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर इसकी स्थापना की थी। ठीक है, और आपको मैं बताऊं, चलिए ठीक है अभी बता ही दूंगा। असहयोग आंदोलन की समाप्ति के बाद जैसे जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ था उसकी समाप्ति हुआ, तो इन्होंने सोचा C.R. दास और फिर मोतीलाल नेहरू ने, क्यों ना हम अपनी एक स्वराज पार्टी बनाएं और अपने हिसाब से काम करें। ठीक है, तो आप याद रखेंगे, आपसे प्रश्न बनता है कि जो स्वराज पार्टी गठित हुई थी तो इसके अध्यक्ष कौन थे और इसके जो सचिव थे वो कौन थे? ठीक है, तो इसमें C.R. दास जो थे वो इसके अध्यक्ष थे और जो मोतीलाल नेहरू थे इसके सचिव थे। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। असहयोग आंदोलन की तो बात हमने कर ली। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? चुनाव में भाग लेकर विधानमंडल के भीतर से सरकार का विरोध करना। ठीक है, तो स्वतंत्र निर्णय लेना। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के किस जिले में उत्तर प्रदेश न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन सी, लखनऊ में। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है। इसके बारे में कुछ बातें, इसकी स्थापना अगर पूछे तो दोस्तों 1986 में इसकी स्थापना हुई थी। यहाँ नवनियुक्ति न्यायिक अधिकारियों जैसे जुडिशियल जो ऑफिसर्स होते हैं उनको ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है, और यह मतलब ये जो संस्थान है कानून और न्याय के क्षेत्र में शोध का भी कार्य करता है। ठीक है, तो याद रखेंगे। यहाँ पे अब कुछ प्रश्न आपके उत्तर प्रदेश करंट अफेयर से जुड़े आएंगे और यहाँ पे देखिए 2024-25 की बजट से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए किस योजना की घोषणा की गई थी 2024-25 के बजट में? दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए। इसका जो राइट आंसर है कमेंट कीजिए। अगर आपको नहीं याद आ रहा है तो मैं आपको याद दिलाऊं, ऑप्शन बी इसका करेक्ट है, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान। और मैं अपने प्रत्येक टेस्ट में इसके बारे में थोड़ा बहुत जिक्र करता हूं। ठीक है, तो इस योजना के लिए बजट कितनी थी? 1000 करोड़ रुपए का। ठीक है, और इसके तहत शिक्षित और प्रशिक्षित युवाओं को सूक्ष्म उद्योग स्थापित करने के लिए 5 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। ठीक है, योजना का लक्ष्य प्रति वर्ष 1 लाख युवाओं को लाभान्वित कर अगले 10 वर्षों में 10 लाख इकाइयां स्थापित करना है। ठीक है, अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 82 देखिए। फरवरी 2026 में रक्षा जो खरीद परिषद है डैक ने फ्रांस से कितने अतिरिक्त राफेल लड़ाकू विमान को खरीदने की मंजूरी दी है? तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन बी, 114 राफेल। ठीक है, याद रखिएगा। इससे जुड़े महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में डैक ने लगभग 3.25 लाख करोड़ रुपए की रक्षा सौदों को मंजूरी दी है और इस सौदे में भारतीय नौसेना के लिए 6 अतिरिक्त बोइंग P-28 समुद्री गश्ती विमान भी शामिल हैं। यह सौदा मेक इन इंडिया के तहत भारत की रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, आवारा पशुओं से फसल की रक्षा हेतु सोलर फेसिंग। ठीक है, इससे जुड़े जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। इस योजना के तहत खेतों के चारों ओर 12 वोल्ट के कम से कम करंट वाली सोलर फेसिंग लगाई जाएंगी। ठीक है, इससे पशुओं को केवल हल्का झटका लगेगा और वे खेत से दूर रहेंगे, उन्हें कोई गंभीर चोट नहीं आएगी। और 2024-25 में इस योजना के प्रारंभिक कार्यान्वयन के 50 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। ठीक है, तो ये 2024-25 में ही। तो आपसे ना 2023 तक का करंट अफेयर पूछा जाएगा, तो मैं सबको लेके चलूंगा। अब फरवरी 2026 में जारी नेटवर्क रेडिनेंस इंडेक्स 2025 की बात हो रही है। ठीक है, और ये 2025 का रिपोर्ट है, 2026 में जारी है। तो इसमें भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है, ऐसा प्रश्न है। तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन बी, 45वां। ठीक है, तो याद रखिएगा, आपसे प्रश्न बनेगा यहाँ पे। इससे जुड़े जो महत्वपूर्ण पॉइंट हैं वो देखिए। भारत ने पिछले वर्ष की तुलना में 4 स्थानों की छलांग लगाकर 45वां स्थान हासिल किया है। इस सूचकांक का जो शीर्षक है वो है ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में एआई गवर्नेंस। ठीक है, और नीतिगत और नियामक दृष्टिकोण, इतना बड़ा है। ठीक है, ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में एआई गवर्नेंस, नीतिगत और नियामक दृष्टिकोण इस सूचकांक का शीर्षक है।
सूचकांक में संयुक्त राज्य अमेरिका शीर्ष स्थान पर बना हुआ है। ये सभी पॉइंट आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। उत्तर प्रदेश के किस शहर में राज्य का पहला AICT विकसित किया जा रहा है? तो दोस्तों राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा बताइए? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, लखनऊ में। ठीक है, चलिए बात करते हैं इससे जुड़े महत्वपूर्ण पॉइंट्स के ऊपर। लखनऊ में जो नादरगंज है उस क्षेत्र के पास लगभग 40 एकड़ भूमि पर देश की पहली समर्पित AICT बनाई जाएगी। ठीक है, इसका उद्देश्य जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में स्टार्टअप्स और बड़ी कंपनियों के लिए एक वैश्विक केंद्र बनाना। ठीक है, और इसके साथ ही लखनऊ में एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और एक IT हब भी विकसित किया जा रहा है। ये सभी महत्वपूर्ण फैक्ट आपके एग्जाम में डायरेक्टली देखने को मिलेंगे। यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न है, फरवरी 2026 में केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन नियम 2026 मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो दोस्तों मुख्य रूप से ये डीफेक और AI सामग्री का विनियमन से संबंधित है। ठीक है, और ये हाल फिलहाल बहुत न्यूज में है, याद रखेंगे। इससे जुड़ी जो महत्वपूर्ण बातें हैं, इन नियमों के तहत सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है को डीफेक और भ्रामक AI सामग्री 3 घंटे के भीतर हटाना अनिवार्य है। इस जो नया नियम लागू किया गया है इससे रिलेटेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा उत्पन्न सामग्री पर अनिवार्य रूप से लेबल या वाटरमार्क लगाना होगा। ठीक है, नियमों का पालन न करने पर कंपनियों को सेफ हार्बर, ठीक है, सुरक्षा खोनी पड़ सकती है। सेफ हार्बर एक सुरक्षा होता है, ये आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश की कन्या सुमंगला योजना के तहत दी जाने वाली कुल सहायता राशि 15,000 से बढ़कर अब कितनी कर दी गई है? तो दोस्तों अब ये 25,000 कर दी गई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पे इससे जुड़े अन्य जो महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, ये वृद्धि वित्त वर्ष 2024-25 से प्रभावी की गई है ताकि बेटियों को, ठीक है, शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार हो सके। ये राशि बेटी के जन्म से लेकर स्नातक की शिक्षा तक विभिन्न चरणों में दी जाती है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य कन्या भ्रूण हत्या को रोकना और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। ठीक है, अगला प्रश्न है, श्वेत क्रांति 2.0 व्हाइट रिवॉल्यूशन 2.0 जिसे फरवरी 2026 में चर्चा में देखा गया, इसका मुख्य फोकस क्या है? तो दोस्तों इसका मुख्य फोकस क्या है? तो ऑप्शन बी इसका भी करेक्ट है। डेयरी क्षेत्र में सहकारी समितियों के माध्यम से महिलाओं का सशक्तिकरण। ठीक है, इससे जुड़े जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं वो क्या है? केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने डेयरी क्षेत्र में जो सहकारी कवरेज है उसके विस्तार के लिए इसकी घोषणा की है। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार सृजन करना है और डेयरी व्यापार में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना है। यह पहल जो सहकार से समृद्धि, ठीक है, के विज्ञापन को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ठीक है, तो याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए आपसे क्या पूछा गया है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में एशिया के सबसे बड़े हवाई अड्डे जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण हो रहा है? तो दोस्तों ये पुराना करंट अफेयर है और पुराने भी आपसे पूछे जाएंगे। तो ऑप्शन बी करेक्ट है, गौतम बुद्ध नगर में। ठीक है, और इससे जुड़ी महत्वपूर्ण बातें क्या है? इसे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है और बजट 2024-25 में इसके 1150 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ठीक है, कितने? 1150 करोड़। हालिया अपडेट के अनुसार इस हवाई अड्डे पर भविष्य में 2 के बजाय 5 रनवे बनाने की योजना मंजूरी दी गई है। ठीक है, उसके बाद यह उत्तर प्रदेश का 5वां अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा जो दिल्ली NCR की हवाई कनेक्टिविटी को मजबूत करेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 90 देखिए क्या है, फरवरी 2026 में किस भारतीय राज्य ने डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक के साथ समझौता किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट है, गुजरात ने। ठीक है, अब यहाँ पे इससे जुड़ी महत्वपूर्ण बातें क्या है? गुजरात सरकार ने दूर दराज और सीमावर्ती क्षेत्रों में हाई स्पीड सैटेलाइट इंटरनेट पहुंचाने के लिए स्टारलिंक के साथ, ठीक है, अपना एक एग्रीमेंट के ऊपर हस्ताक्षर किए हैं। यह पहला विशेष रूप से उन क्षेत्रों के लिए है जहां पारंपरिक केबल या फाइबर इंटरनेट पहुंचना कठिन है। इसके कार्यान्वयन की निगरानी के लिए एक संयुक्त कार्य समूह का गठन किया गया है। ठीक है, तो इसका इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए एक संयुक्त कार्य समूह का गठन किया गया है, याद रखिएगा। चलिए बात करते हैं प्रश्नों पे। अब यहाँ पे आपको स्टैटिक जीके के मोस्टली क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और देखिए यूनेस्को का मुख्यालय आपसे पूछा गया है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी पेरिस में। ठीक है, याद रखिएगा। और यहाँ पे इससे जुड़ी महत्वपूर्ण बातें, इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति के माध्यम से
शांति को बढ़ावा देना। पेरिस में स्थित इसका मुख्यालय सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण के लिए वैश्विक नीतियां बनाता है। यूनेस्को द्वारा ही विश्व धरोहर स्थल वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूचना जारी की जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो दोस्तों इनका नाम है ट्रिग्वेली। क्या नाम है? ट्रिग्वेली, याद रखिएगा यहाँ पे, चलिए ट्रिग्वेली। उसके बाद इससे जुड़े महत्वपूर्ण पॉइंट्स क्या हैं? ट्रिग्वेली नॉर्वे के निवासी थे और उन्होंने 1946 से 1952 तक इस पद पर कार्य किया। संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव जो हैं एंटोनियो गुटेरस हैं, जो पुर्तगाल के हैं। महासचिव का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है, जिसे दोबारा बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? राइट आंसर है इसमें ऑप्शन सी, रविन्द्रनाथ टैगोर। और किस लिए मिला था इनको? तो दोस्तों इन्होंने 1913 में उनकी एक प्रसिद्ध काव्य रचना है गीतांजलि, ठीक है, और इसी साहित्य के लिए इनको नोबेल दिया गया था। यह नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले एशियाई व्यक्ति भी थे। सीवी रमन भौतिक की दुनिया में, ठीक है, नोबेल पाने वाले पहले भारतीय थे। 1930 में इनको मिला था। ठीक है, तो सीवी रमन इनको भौतिक की दुनिया में मिला है, याद रखना है। ठीक है, और रमन इफेक्ट के लिए, और आप बताएंगे विज्ञान दिवस किस डेट को मनाया जाता है, मैंने बता रखा है आपको, है ना। अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है, इसका मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है, द हेग में। ठीक है, तो नीदरलैंड के द हेग में स्थित है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए क्या है, द हेग नीदरलैंड में स्थित है। यह न्यायालय संयुक्त राष्ट्र का मुख्य न्यायिक अंग है। इसमें कुल 15 न्यायाधीश होते हैं और जिनका कार्यकाल 9 वर्षों का होता है। यह देशों के बीच कानूनी विवादों को सुलझाने और संयुक्त राष्ट्र की कानूनी सलाह देने का कार्य करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 1954 में। इससे जुड़ी महत्वपूर्ण बातें जो अति महत्वपूर्ण आपके एग्जाम के लिए, यह भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जो केवल साहित्य, विज्ञान और सार्वजनिक सेवा के लिए, ठीक है, सेवा के क्षेत्र में दिया जाता है, याद रखेंगे। सर्वप्रथम यह पुरस्कार डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, राजगोपालाचारी और सीवी रमन को दिया गया था। ठीक है, और एक वर्ष में अधिकतम 3 व्यक्तियों को ही भारत रत्न से सम्मानित किया जा सकता है, ये भी प्रावधान है। अगला प्रश्न, कथकली किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों ये बात हो रही है कथकली की, तो मैंने आपको बताया केरल। जब कथक में कली जुड़ता है तो केरल हो जाता है, आपको पहले ही बता रखा है। इससे जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न, यहाँ पे देखिए, यह नृत्य अपने विशिष्ट जो वेशभूषा है और मुखौटा है उसके लिए जाना जाता है, जिसमें चेहरे के भावों की मुख्य भूमिका होती है। केरल का एक अन्य प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य जो है वो मोहिनी अट्टम है। ठीक है, और तमिलनाडु का प्रसिद्ध भरतनाट्यम है, जबकि आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ा है। ठीक है, तो याद रखेंगे आंध्र प्रदेश का, तमिलनाडु का, सब पूछा जाता है। अगला प्रश्न, विश्व स्वास्थ्य संगठन, ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, 7 अप्रैल 1948 को। ये डेट अपने दिमाग में बैठा लीजिए, इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों 7 अप्रैल को इसी उपलक्ष्य में विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाया जाता है। ये प्रश्न भी आपसे पूछा गया है। ठीक है, WHO का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके वर्तमान जो महानिदेशक हैं वो डॉक्टर टेड्रोस एधनोम घेब्रेयेसस है। ठीक है, क्या है दोस्तों? डॉक्टर टेड्रोस एधनोम घेब्रेयेसस। ठीक है, क्या है? घेब्रेयेसस। तो हमने 97 नंबर का क्वेश्चन देख लिया। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो दोस्तों ये दिया जाता है किस क्षेत्र में, बताइए। चलिए मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों साहित्य। ठीक है, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट होगा, याद रखेंगे। यहाँ पे देखिए ये भारत, ठीक है, ये भारत में साहित्य क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 में मलयालम लेखक जी शंकर कुरूप को दिया गया था। इस पुरस्कार के तहत 11 लाख रुपए की नगद राशि और वाग देवी यानी सरस्वती की प्रतिमा दी जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस तो किस डेट को मनाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों ये 8 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है,
और इसलिए ये डेट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। यहाँ पे देखिए, यह दिन महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक उपलब्धियों का जश्न मनाने के लिए मनाया जाता है। ठीक है। और 13 फरवरी को भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस सरोजिनी नायडू की जयंती पर मनाया जाता है। तो बताइए राष्ट्रीय महिला दिवस किस डेट को? तो 13 फरवरी को। 24 जनवरी को भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। ठीक है। उसके बाद दोस्तों आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो क्या है, आपके सामने है। ओपेक क्या है? संगठन का संबंध मुख्य रूप से किससे है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों इसका संबंध किससे है? पेट्रोलियम निर्यातक देशों से। याद रखिएगा। इससे जुड़े महत्वपूर्ण पॉइंट्स क्या हो सकते हैं? ओपेक का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। तो दोस्तों ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ठीक है, तो याद रखेंगे। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1960 में बगदाद में हुई थी और इसका मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है। यह संगठन वैश्विक तेल बाजार में कीमतों और उत्पादन स्तर को विनियमित करने का प्रयास करता है। ठीक है, तो हमने इस तरह से 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। ठीक है, और 100 क्वेश्चन के साथ साथ हमने मान के चलिए लगभग 600 प्रश्न देख लिए हैं। ठीक है, और कम से कम में आपने इतने सारे टॉपिक रिवाइज किए हैं, उसके लिए अब आपकी जिम्मेदारी बनती है। आप मुझे अपना नाम, अपना डिस्ट्रिक्ट, अपना स्कोर कमेंट में लिखें। आपको सेशन कैसा लगा ये भी बताएं। और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके जीएस फोकस फैमिली का पार्ट भी बने और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं ऐसे ही किसी डायनेमिक सेशन में। तब तक के लिए ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो।